देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा हाँ, इलास्ट्रेशन 5 जो है ये होमवर्क में था, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 5 में क्या था देख लेते हैं एक बार। 4 जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बोला गया था। एक बार देख लेते हैं क्या बोला था। टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन गुड मॉर्निंग नंदिनी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो क्या बोला था, टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इलास्ट्रेशन 4 अबव, ठीक है। इलास्ट्रेशन 4 में जो भी इंफॉर्मेशन था वही हमें लेना है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमें ट्रांसफर करने बोला है यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल्सो कैलकुलेट मशीन आवर रेट, और इसके साथ साथ मशीन आवर रेट भी कैलकुलेट करना है हर एक डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो एक बार बता देते हैं, देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 5 देखो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन जिन लोगों ने किया है मुझे थोड़ा सा बता दो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मतलब अमाउंट, ठीक है। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे होता है एक बार याद करके देखो, याद है कैसे होगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? तो देखो हम बता देते हैं कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 5, ठीक है, ये होमवर्क में था तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं A B C X Y। यही क्यों लिखा, क्योंकि 4th नंबर वाला जो क्वेश्चन किया था ना लास्ट दिन हम लोगों ने, उसी का हमें करना है, ठीक है। उसी डिटेल से हमें इलास्ट्रेशन 5 को करना है। तो ये रहा यहाँ पर, देखो ए बी सी और एक्स वाई यही वाला दिया हुआ था, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर से क्या करें, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ही एक्चुअली करना है, लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लोग अभी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं जो पहले किया था। टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टोटल ओवरहेड क्या क्या हुआ था एक बार लिखा हुआ है तो बता दो, मतलब यहाँ से देख के बता दो। ये वाला है ना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अपने अपने कॉपी से देख के बता सकते हो। 270, 370, 6 लाख। 2,70,000। हाँ मुझे एक बार बता दो तो जल्दी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दो बताओ। लाख 70, 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000 और 4,75,000 और 5,35,000। 475, 535, ठीक है। अच्छा अब हमें करने बोला है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग पहले सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का सर्विस जो चार्जेस है वो बाकी सब में अपोर्शन करेंगे और वाई में भी करेंगे क्योंकि वो वाई से भी ट्रांसफर ले रहा था, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड और इक्वेशन मेथड में हमें रेशियो सॉरी परसेंटेज लेना पड़ता है, बाकी में हम लोग रेशियो से ही करेंगे। तो रेशियो हम लोग का क्या हो जाएगा ये देखो, ये सब तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर से ले रहे हैं। तो 45, 15, 30 है ना। गुड मॉर्निंग हंस। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा अच्छा देखो अंश को हम बता देते हैं, एक्चुअली हम लोग ओवरहेड कर रहे हैं कॉस्टिंग का जो कि लास्ट होने आया है टॉपिक, ठीक है। देखो जितना समझ में आता है, बाकी जो है कि प्रीवियस मतलब स्टार्टिंग क्लास करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। देखो ठीक है, नहीं तो ये टॉपिक आज या फिर और एक क्लास में खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक से तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मिडिल है, ठीक है, मिडिल टॉपिक है इसी वजह से, ओके मैम। ठीक है। अच्छा देखो डिपार्टमेंट एक्स, अब देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ेगा 45:15:15 क्या दे रखा है 45, 15, 30 और यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये खर्चा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग का कितना आएगा, खर्चा कितना है 4,75,000। ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाकी सब में इस रेशियो में। तो अमाउंट क्या क्या आएगा बताओ, कितना कितना आया है, किया हुआ है तो बताओ। 2,13,750। 2,13,750, उसके बाद मैम 7,1250।
71,250। उसके बाद यहाँ पर 15 था इसका, तो 30 इसका डबल हो जाएगा 142500। 142500 और 10 मतलब 47500। 00। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर से क्या करेंगे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक बार एक्स का खर्चा बाकी सब में अपोर्शन होगा, एक बार वाई का बाकी सब में होगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाई, ठीक है, वाई वाई किस तरह से सर्विस प्रोवाइड किया उसी रेशियो में होगा, 60 35 और 5, 60 35 इसको और ऐड नहीं 5। करिएगा। ऐड नहीं करने से भी होगा, मतलब बताते हैं क्यों। गुड मॉर्निंग सोनी। गुड मॉर्निंग सोनी। अच्छा ठीक है, शायद आवाज। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, ऐड करने से थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा, अगर ऐड नहीं करते हैं तो भी तो हम लोग मतलब ऐड का अमाउंट कितना होगा उसको सोच के भी हम लोग कर सकते हैं, दिखाते हैं अभी। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, ऐड करने से भी होगा, बिना ऐड के भी कर सकते, बिना ऐड के कैसे कर सकते हैं, सिंपल इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो इन दैट केस हमें ये टोटल पता कर लेना पड़ेगा, ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल करो। मतलब ऐड करने से तो टोटल होगा ना, अगर हम लोग बिना ऐड किए करते हैं तो मतलब थोड़ा सा क्या बोले, मतलब थोड़ा सा समझ। 582500। हाँ देखो, बिना ऐड किए करेंगे तो टाइम बच जाएगा, ये देखो हमें वही चीज करना है, बट हम एक एक लाइन कम करना चाहते हैं, 5,35,000 प्लस 47,500। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इतने का होना चाहिए, अगर हम इस चीज को नहीं लिख के यहाँ पर ये माइनस करके दिखा देते 5,82,500 और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, है ना। चाहो तो ऐड कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लास्ट में तो सारा ऐड ही होगा, बात समझ में आया। अगर हम लोग इसको ऐड करते तो इतना ही होगा, लेकिन ऐड करेंगे तो इंडिविजुअली हर एक को ऐड करना पड़ेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा बार बार ऐड करने से। वो जब फर्स्ट टाइम मैंने सिखाया था ताकि गलती ना हो, इसीलिए मैंने इस तरह से सिखाया था। बाकी देखो, अगर हम लोग ऐड नहीं भी करते हैं बार बार तो भी हम लोग क्या करेंगे, हमें ये समझ लेना है कि ये दोनों का टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मैंने टोटल कर लिया। अब टोटल को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक ही बात है, मैंने यहाँ पर से टोटल लिखा नहीं है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ए बी और एक्स में जाएगा, क्योंकि ये जो है सी में सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ बोलो कितना हुआ था। 349500। 3,49,500। उसके बाद ये वाला 203875। 203875 सी में तो नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 29125। 29125, ठीक है। तो ऐड मैंने नहीं किया, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन उसमें भी देखो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर इसमें कंसेंट्रेशन हिल जाता है तो फिर गलत हो जाएगा, अगर मान लो बाई चांस गलती से कुछ अलग अमाउंट लिख दे तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करना है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फिर से अगर ऐड करेंगे तो डिपार्टमेंट एक्स अपना खर्चा बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रेशियो 45 15 30 और 10 है, ठीक है। लेकिन अमाउंट कौन सा होगा, अमाउंट कौन सा होगा, एक्स का अमाउंट टोटल देखेंगे ना, तो ये और ये तो माइनस हो गया, अब 29,125 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब अगर टोटल भी किए हो तो देखो, अगर कॉपी में टोटल करके होमवर्क किए थे तो भी तुम लोग को यही दिखेगा, यही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ये तीन और एक 4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13106। 13106। उसके बाद 4369। 4369 और सी का हो जाएगा, सी का 8738 और और वाई का 2912। 2912, ठीक है। अब हम लोग को फिर से y का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि हमें तब तक डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू ना मिल जाए, यानी पैसे में अमाउंट जब तक ना आ जाए, ये रुपीस चल रहा है कुछ पैसे में, क्योंकि इसके बाद ना पॉइंट आता जाएगा, जब तक पैसे में अमाउंट नहीं आ जाए तब तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग फिर से y का ऐसे सर्कुलर होता जाएगा, तो रेशियो वही है 60 35 और 5। अब y का कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, देखो y का ये दोनों टोटल करके कितना आया था, यही वाला, इसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर तुम लोग पूरा टोटल करके देखोगे तो यही बचेगा ना, ये दोनों का टोटल ये हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बात तो एक ही है, तो ये वाला यहाँ से माइनस हो जाएगा 2912, ठीक है।
तो यहाँ पर 2912 का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर तुम लोग ऐड भी करते हो तो भी सेम ही बात होगा ना। ये देखो, अगर ऐड भी कर लेते हो तो उसमें ऐड में ये आएगा, फिर उसमें माइनस लिखना पड़ता। यहाँ पर क्या हो जाता, 582500, ये माइनस हो जाता, ये ऐसे नेगेटिव रहता है। इसका कुछ एक टोटल आता है, इसका कुछ एक टोटल, इसका कुछ एक टोटल आता है ना। हम उस चीज को अवॉइड इसीलिए कर रहे हैं ताकि टाइम थोड़ा सा बचे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, गलत होने का चांसेस हो जाता है। अच्छा 2912, अब इसमें बताओ कौन कौन सा होगा, इसको छोड़ के बाकी से 1747 1747, उसके बाद 1019 1019, और ये डिस्ट्रीब्यूशन 146 146। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है वैल्यू। इसके बाद फिर से डिपार्टमेंट एक्स 45 15 30 और 10, और x का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा। x का खर्चा कितना है 146, क्योंकि ये सब तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये दोनों तो बचा 146। 146 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये बाकी सारे जगह पे, तो बताओ कितना होगा इस रेशियो में। 65 22 44 15 65 22 44 और ये हो गया 15। ठीक है, अच्छा अभी भी पैसे मतलब हमारा नेगेटिव, सॉरी पॉइंट में कुछ नहीं आया है, तो हम लोग आगे करते हैं डिपार्टमेंट वाई। तो 60 35 और 5, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये वाला नहीं होगा, बाकी सब में होगा, और वैल्यू हो जाएगा 15। ठीक है, अब 15 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में, कितना हो जाएगा। मैम 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 9 और ये 5 और ये 1, ऐसे होगा ना, ऐसे नहीं होगा। 15 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 40 और 60, 100 इंटू 60, ये 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5.25 आ रहा है। 5.25, तो इसको मैंने 5 ले लिया, और ये वाला सम कितना आ रहा है, ये वाला डिवाइडेड बाई 35 इंटू 5, 5 आ रहा है ये। नहीं, ये 5 कैसे आ जाएगा, गलत कर दिया मैंने। ये हो जाएगा लास्ट वाला 15 डिवाइडेड बाई 100। 0.75 अच्छा 0.1125 आ रहा है। डिवाइडेड बाई, 0.75 हाँ 0.75 आ रहा है। ठीक है, तो इसको 1 कर सकते हैं ना, 0.75 नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, 0.75 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर ये वाला कितना लिखे हम लोग, ये 5 से कम होगा, फिर देख लेते हैं। 5.25 अच्छा हाँ 5.25, तो इसको 5 ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइंट में। अब नहीं डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूट करने से एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसका आंसर है 0.75। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जब नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन पे, तब हम लोग वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल ओवरहेड कितना हो रहा है, देखो टोटल करो। 848177 848177। अच्छा ये वाला 650 हम्म 540 540। अच्छा 0.25 अच्छा 0.25, ठीक है 540 तक ही लिखते हैं एक बार। और ये वाला 0.25 तो यहाँ पर मैंने कहीं लिया नहीं, 0.25 तो नहीं आएगा फिर। 7 मैम वो 5.25 था इसलिए बोले। अच्छा ओ अच्छा, तुमने 5.25 लिखा है इस वजह से। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने 5 लिखा है तो 0.25 नहीं लिखा मैंने, लिखने से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका 6 लाख, और ये हो गया 7,42,500 प्लस, और ये सब करके बता दो कितना होता है। मैम 751282 751,282। ठीक है, और ये दोनों तो नील हो जाएगा इसी वजह से। यहाँ पर देखो 0.75 जरूर है, बट इसे हमें लिखना नहीं है। ठीक है, ये तो हमें पता था, हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में ही किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये टॉपिक हम लोग का एंड हो जा रहा है धीरे धीरे। तो ये हो गया। अब इसको तुम लोग को देखना है कि तुम लोगों ने लास्ट दिन जो मेथड से किया था, क्या उसमें भी इतना ही आया था। ये देखो 848170, 848170 के जगह 7 आया, वो पॉइंट की वजह से आया, क्योंकि यहाँ पर अपना अप्रोक्सीमेशन था, यहाँ पर हम लोग का अप्रोक्सीमेशन आया इस वजह से। लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो है
नियर बाई हो रहा है 650540, ये देखो 650536, ठीक है, और यहाँ पर 751281 751282 आया है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो कोई भी मेथड से करो आंसर तुम लोगों का सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, और इस क्वेश्चन में क्या बोला था, और इस क्वेश्चन में बोला था ऑल्सो कैलकुलेट मशीन आवर रेट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने बोला था, ठीक है। तो मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट होगा, मशीन आवर कितना कितना है हर एक डिपार्टमेंट का, और तो फिर टोटल ओवरहेड मशीन का कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके होगा मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट ऑफ कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ABCXY, ठीक है। मशीन आवर रेट मतलब क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट बोला है, हर एक डिपार्टमेंट का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट मतलब टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल मशीन का मशीन आवर रेट नहीं बोला है, देखो यहाँ पर नहीं बोला है कि इंडिविजुअल मशीन का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो, यहाँ पर बोला है कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। तो डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ओवरहेड ऑफ क्या लेना पड़ेगा बताओ, टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय मशीन आवर, इफेक्टिव मशीन आवर जो होगा, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, एक मिनट। तो टोटल ओवरहेड तो हम लोग का आ गया है 848177, ठीक है। और मशीन आवर कितना है हर एक डिपार्टमेंट का, ये मैंने कौन सा निकाल लिया, ये हो गया ए, क्या नाम था ये वाला, ए, ठीक है, ये ए हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करो, इसका मशीन आवर कितना था चेक करो यहाँ पर, 1000, ठीक है। मशीन आवर है 1000, लेकिन इसमें कुछ और बोला था क्या, एक बार देख लेते हैं। और तो कुछ नहीं बोला था, मशीन आवर 1000 करके, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 आवर, तो कितना हो जाएगा, रुपीज पर आवर, देख लो कितना हो रहा है एक बार डिवाइड करके, 8481, 848.18। अच्छा 848.18, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं बोला है कि मशीन आवर रेट कैलकुलेट करो किसी एक पर्टिकुलर मशीन का, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर मशीन का कैलकुलेट करने बोलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ओवरहेड ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, अगर बोलेगा पर्टिकुलर मशीन का, यहाँ पर बोला है टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करो मशीन आवर रेट हर एक डिपार्टमेंट का, लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर तो मोर देन वन मशीन हो सकता है, तो अगर उस मशीन का कैलकुलेट करने बोले तो हमें क्या लिखना पड़ता है, टोटल ओवरहेड ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन इन द डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा डिवाइडेड बाय मशीन आवर, तब डिपार्टमेंट का ओवरहेड लिखने से नहीं होगा। लेकिन ये तो आसान है, इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, हमें बोला है डिपार्टमेंट में मशीन आवर रेट निकालो, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। लगातार ये तीनों कैलकुलेट करना है। अच्छा, उसके बाद बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बी का कितना होगा, 325.27। 650540, ये वाला खर्चा हो गया, और इसका रेट क्या है, मतलब आवर भी नहीं है। डिवाइडेड बाय 2000। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा, हाँ बोलो कितना बोल रहे हो आंसर, रुपीज 325.27। 325.27, 325.27, ठीक है। ये तो डिवाइड करोगे तो तुम लोग को मिल ही जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा, ये है खर्चा, टोटल मशीन टोटल ओवरहेड है, इस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है इतना, और इस डिपार्टमेंट में मशीन जो ऑपरेट हुआ है वो चल रहा है कितना आवर, 4000 आवर, तो रुपीज पर आवर, डिवाइड करो।
187.813. 187.82। तो ये आसान था, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम होगा। अगर तुम लोग इसमें मशीन का खर्चा ढूंढने लग जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में नहीं बोला है पर्टिकुलर मशीन का निकालो, बोला है कि डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट निकालो। मतलब एक डिपार्टमेंट में एक मशीन 1 घंटा चलने पे कितना खर्चा होता है, उसको बोला जाता है डिपार्टमेंट मशीन आवर रेट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने बोला था। अच्छा चलो, ये था हम लोग का होमवर्क। होमवर्क हो गया। अब हम लोग दूसरा एक पॉइंट जो बाकी है ओवरहेड का, वो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, ठीक है। कितने तरह का ओवरहेड रेट होता है? नॉर्मल रेट, सेकंड है प्री डिटरमाइंड रेट, थर्ड है ब्लैंकेट रेट और डिपार्टमेंटल रेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट नाम ही है ऐसा, ठीक है, ब्लैंकेट रेट। और ये लास्ट वाला हो जाएगा डिपार्टमेंटल रेट। अब देखो, इसके लिए हम एक बार पूरा ओवरहेड को एक बार रिकॉल करवा देते हैं। देखो, ओवरहेड मतलब क्या था कि ओवरहेड का मतलब वो खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्शन में चार्ज नहीं कर सकते। जैसे एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में हमें, जैसे एक मान लो बेंच बनाने में अगर हमें कितना वुड का जरूरत हुआ, कितना लकड़ी लगा, वो हम लोग इजीली बोल सकते हैं। लेकिन एक बेंच बनाने में कितने रुपए का ग्लू खर्चा हुआ, मान लो एक फेविकॉल का बड़ा डब्बा ले लिया गया और उसको यूज किया जा रहा है फर्नीचर जहां पर बन रहा है, तो वो खर्चा हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट रॉ मटेरियल वो भी है, लकड़ी भी है, रॉ मटेरियल फेविकॉल भी है, ठीक है। और वैसे ही जैसे मान लो वेजेस, ठीक है। तो वेजेस में क्या होता है, जैसे लेबर को हम लोग पेमेंट करते हैं, एक बेंच बनाने का लेबर ले रहा है 500 रुपए, तो ये हमें पता है। लेकिन हम लोगों ने एक वर्कर को रखा है जो कि वहां पर साफ सफाई का काम करता है, ठीक है। तो उनको भी हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, तो वो भी बिजनेस से ही रिलेटेड है, वो खर्चा भी कस्टमर से ही निकालना है। लेकिन वो हम लोग डायरेक्टली बेंच पे चार्ज नहीं कर सकते कि उनको जो सैलरी दे रहे हैं उसका कितना हिस्सा एक एक बेंच पे चार्ज करे। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग ओवरहेड को पढ़ते हैं, ठीक है, कि ओवरहेड का मतलब वो खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन में, मतलब फिनिश गुड्स में इजीली चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो, क्योंकि ये एंड होने आ रहा है तो हम एक बार रिकॉल करवाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हमें ओवरहेड में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट दिन हम लोग इलास्ट्रेशन 4 पे किए थे, जहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर बेसिस पे हमें इनडायरेक्ट खर्चे को, इनडायरेक्ट मतलब ऐसा खर्चा जो हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चे को क्या कर सकते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से कर सकते हैं, बताओ, कितने तरीके से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? या तो एलोकेट करना होगा, या तो क्या करना पड़ेगा, एपोर्शन, है ना। एलोकेट का मतलब हो जाता है अगर हमें खर्चा डायरेक्टली दे दिया है तो हम लोग डायरेक्टली उसमें चार्ज कर देते हैं। जैसे तुम लोग यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा ये डायरेक्टली हमें दे दिया है, लेकिन फैक्ट्री का रेंट 4 लाख है। अब कौन से डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, इसके लिए हमें पर्टिकुलर कुछ बेसिस सोचना पड़ेगा कि रेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। और रेंट को नॉर्मली जो स्क्वायर मीटर होता है, रेंट कैसे एप्लीकेबल होता है कि कितना एरिया है, उसी हिसाब से रेंट होगा। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर बेसिस दे दिया जाता है क्वेश्चन में, जैसे देखो ये एरिया दे दिया है, इस एरिया के हिसाब से हम लोग रेंट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है एपोर्शन करना। तो हम लोग एलोकेट भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में एलोकेशन का पॉसिबिलिटी है, एपोर्शन करना है तो एपोर्शन कर सकते हैं, अगर हमारे पास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दो जगह पे होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी होगा एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट भी होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चाहे एलोकेट हो चाहे एपोर्शन हो, ये प्रोडक्शन में भी होता है एंड सर्विस में भी होता है।
प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों जगह पे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब जहां पर प्रोडक्शन का काम हो रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट मतलब ऐसे डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करवाने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कैंटीन वगैरह, ठीक है। तो प्रोडक्शन एंड सर्विस दोनों डिपार्टमेंट में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आफ्टर दैट क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना खर्चा डायरेक्टली फिनिश गुड्स में दे सकता है, बट सर्विस वाले अपना खर्चा डायरेक्टली फिनिश गुड्स में नहीं दे सकते। इसके पीछे लॉजिक ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट फिनिश गुड्स बनाने के लिए नहीं बना है। अगर कैंटीन नहीं भी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए रूल्स ये है कि सर्विस क्यों बनाया गया है, ताकि प्रोडक्शन को स्मूथली काम करने का मौका मिले। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सर्विस डिपार्टमेंट बनाते हैं। जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो नहीं बनाते, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक चीज के लिए डिपार्टमेंट बना ले तो उसके लिए महंगा बनता है, ठीक है। इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट को बोला गया है तुम फिनिश गुड्स में चार्ज मत करो, तुम अपना खर्चा प्रोडक्शन को भेजो, क्योंकि तुमने प्रोडक्शन को हेल्प करने के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है तुम्हारा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे फिर क्या करेगा, फिनिश गुड्स में चार्ज करेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। देखो, सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा खाली कर देता है और वो चार्ज कर देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये हो गया मेन कंसेप्ट पूरे ओवरहेड चैप्टर का, अगर देखे तो। अच्छा, अब ये जो फिनिश गुड्स में जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो चार्ज किया, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा प्रोडक्शन में चार्ज करेगा, इसका हम लोगों ने मेथड पढ़ा था, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट जो अपना खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज किया था, उसका हम लोगों ने अलग अलग मेथड पढ़ा था, जैसे कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ठीक है, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ये सारे मेथड्स हम लोगों ने अलग अलग पढ़े थे, जिन मेथडों को यूज करके सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा प्रोडक्शन में चार्ज कर सकता है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से बेसिस में टोटल खर्चे को फिनिश गुड्स में चार्ज करेगा, उसका भी हम लोगों ने मेथड पढ़ा था। कैसे, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, परसेंटेज ऑफ मशीन आवर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये क्या था, जहां पर मेटेरियल का खर्चा ज्यादा हो रहा है वहां मेटेरियल बेसिस पे खर्चे को फिनिश गुड्स में चार्ज करो। जहां लेबर ओरिएंटेड काम ज्यादा हुआ है, लेबर को ज्यादा पेमेंट मतलब मैक्सिमम खर्चा लेबर को पेमेंट करने में जाता है, ऐसे जगह पे हमें क्या करना है, फिनिश गुड्स में खर्चा चार्ज करना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे या वेजेस के बेसिस पे। अगर लेबर का टाइम ज्यादा मायने रखता है तो डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। अगर हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, मशीन खरीद के प्रोडक्शन ज्यादा किया है, सबसे ज्यादा खर्चा मशीन में है, तो मशीन आवर बेसिस पे, ठीक है, हमें चार्ज करना है। अच्छा, अगर हमारे लिए मटेरियल और लेबर दोनों का खर्चा बराबर है तो हम लोग प्राइम कॉस्ट बेसिस पे करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिस सीखा था कि कौन से बेसिस पे हम लोग इसको फिनिश गुड्स तक भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कितने तरह का ओवरहेड रेट होता है, ठीक है। अब हम लोग सीख रहे हैं कितने तरह का ओवरहेड रेट होता है। जैसे कि पहले हो गया, मैंने लिखवाया है, देखो, नॉर्मल रेट, ठीक है। नॉर्मल रेट ये कैसे कैलकुलेट होता है। अब ओवरहेड तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया अलग अलग तरीके से, लेकिन कितने तरीके का मतलब कितने टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट होता है, ये अलग पॉइंट हो गया। इसलिए मैंने पूरा चीज एक बार रिकॉल करवाया। जो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, वो क्या था, वो था कैसे करके प्रोडक्शन का सारा खर्चा फिनिश गुड्स तक भेजे, क्या चीज यूज करके, वो था परसेंटेज ऑफ, क्या यूज करके कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर या प्राइम कॉस्ट, पर्टिकुलर बेसिस पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ओवरहेड का रेट, जैसे हम लोगों ने मशीन आवर रेट निकाला, डायरेक्ट मटेरियल आवर रेट निकाला, ठीक है। तो ये जो अलग अलग रेट निकाला, ये कितने तरह का हो सकता है। तो एक है नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट का मतलब यहाँ पर लिखते हैं, देखो, नॉर्मल ओवरहेड, ये है ओवरहेड, नॉर्मल ओवरहेड रेट। ये कैसे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। समझाते हैं क्या होगा। देखो, नॉर्मली जब हम लोगों ने ओवरहेड स्टार्ट किया था, तब मैंने बोला था कि ओवरहेड एक एस्टिमेटेड बेसिस होता है या बजटेड बेसिस होता है। क्यों, क्योंकि देखो, ओवरहेड का खर्चा बजटेड होता है। इसका मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया था। जैसे मान लो कि
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना फिनिश गुड्स बना के बेचता है, ठीक है, तो वो एस्टिमेटेड बेसिस पे ही उसका कॉस्ट कैलकुलेट करता है, ठीक है, क्योंकि सारे कॉस्ट उसे पता नहीं होते, क्योंकि रेंट एक्चुअली पता होता है, रेंट तो हम लोग को एग्रीमेंट में ही पता चल जाएगा कितना देना है, लेकिन फैक्ट्री चलने में एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो मान लो 1 मंथ बाद आएगा, तो क्या 1 मंथ तक हम लोग प्रोडक्शन करके बैठे रहेंगे कि कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा फिर हम लोग अपने प्रोडक्शन या फिनिश गुड्स में चार्ज करेंगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेबर का ओवरऑल पेमेंट क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन होते जाता है हम लोग अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करके फिनिश गुड्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं। अब ये एस्टिमेशन जो है हम लोगों से गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर गलत हो गया तो लॉस होगा बिजनेस में, सही हुआ तो प्रॉफिट होगा बिजनेस में, ठीक है। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। लेकिन नॉर्मल ओवरहेड रेट क्या होता है, ये हम लोग एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कैसे, देखो इसका एक एग्जांपल देने से समझ जाओगे। जैसे मान लो एक्चुअल बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करना है, सपोज 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये एक ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो, या फिर इसको हम 6 मंथ्स का कर दें तो भी चलेगा, यहाँ पर हम 6 मंथ्स का कर देते हैं, इसको मैंने लिख दिया 30 सितंबर 2021, ठीक है। ये हो गया एक 6 मंथ्स का टाइम पीरियड, 6 मंथ्स का, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओवरहेड का रेट, नॉर्मल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेगा अकाउंटेंट, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट को बोला जाए, नॉर्मली कॉस्टिंग का काम कॉस्ट अकाउंटेंट ज्यादा करते हैं इसलिए मैंने बोला, तो कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑर्गेनाइजेशन बोले कि 6 मंथ्स का नॉर्मल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करके बताओ, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले 6 मंथ्स का एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल ओवरहेड क्या है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी ओवरहेड का खर्चा है सबको ऐड कर देंगे, उनको जो एक्चुअल ओवरहेड रेट पता चल जाएगा, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको डिवाइड करना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस से। अब बेसिस क्या क्या था, ये वाला था, अब कौन सा एप्लीकेबल होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस क्या हो सकता है, अगर इनका मान लो प्राइम कॉस्ट के हिसाब से चल रहा है, जैसे कि इनका मटेरियल का खर्चा इस प्रोडक्शन में और लेबर का खर्चा बराबर है, तो ये परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस क्या होगा, जैसा काम होगा इनका, ठीक है। अगर इनका लेबर ओरिएंटेड काम है तो वो कैसे हो जाएगा, एक्चुअल, ये सब एक्चुअल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल प्राइम कॉस्ट एक्चुअल होगा, ये देखो जैसे मैंने किया है ना, यहाँ पर कुछ एस्टिमेशन नहीं होगा। एक्चुअल प्राइम कॉस्ट बेसिस पे हो सकता है, एक्चुअल लेबर आवर बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल बेसिस पे हो सकता है, या फिर एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस पे हो सकता है, या फिर एक्चुअल मशीन आवर बेसिस पे हो सकता है। और एक भी होता है ना एक्चुअल यूनिट, यूनिट भी होता है, आउटपुट, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कौन से बेसिस पे होगा उसके लिए तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इसके अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि कौन कौन सा बेसिस कब यूज किया जाता है। अगर लेबर का टाइम ज्यादा मायने रखता है तो लेबर आवर बेसिस पे, लेबर मटेरियल का खर्चा ज्यादा मायने रखता है तो डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट बेसिस पे, अगर लेबर का कॉस्ट ज्यादा मायने रखता है तो लेबर के कॉस्ट बेसिस पे, मशीन पे ज्यादा खर्चा कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने तो मशीन आवर बेसिस पे करेगा, और अगर आउटपुट ज्यादा मायने रखता है कि कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन और उसके हिसाब से ओवरहेड हमारा ज्यादा इंपैक्टफुल होता है तो एक्चुअल आउटपुट बेसिस पे। अब मान लो इनका ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल आउटपुट बेसिस पे करना चाहता है तो एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट करेगा, फिर एक्चुअल आउटपुट चेक करेगा कि इस पीरियड में, इस 6 मंथ्स के पीरियड में कितना आउटपुट हुआ है, और उसको डिवाइड कर देगा तो इनको मिल जाएगा नॉर्मल ओवरहेड रेट। जैसे मान लो एक्चुअल ओवरहेड हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रहे हैं 20,000 और यूनिट है, एक्चुअल आउटपुट हुआ है 1000 यूनिट, यानी ₹10 हो जाएगा, ₹10 हो जाएगा नॉर्मल ओवरहेड रेट। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये एस्टिमेटेड बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पता किया था कि जो ओवरहेड है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल रेट, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट में अगर नॉर्मल रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जितना टाइम पीरियड का हम लोग करना चाहते हैं उतने टाइम पीरियड का एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट कर लेते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस पे हम लोग उसे डिवाइड करते हैं और नॉर्मल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड रेट। अब ये देखो, प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से डिटरमाइन किया हुआ रेट के बेसिस पे, यानी ये बजटेड या फिर एस्टिमेटेड बेसिस पे होगा। तो सेकंड वाला लिखते हैं, देखो प्री डिटरमाइंड बेसिस, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट।
तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट हो जाएगा इस तरह से, देखो बजटेड टोटल ओवरहेड ऐसे लिख लेते, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इक्वल टू budgeted total overhead divided by budgeted corresponding basis। ये तो हर जगह पे ही होगा, ठीक है, budgeted corresponding basis, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस पीरियड लिख देते, ठीक है। अब ईयर होगा तो ईयर, 6 मंथ्स का होगा तो 6 मंथ्स का, ठीक है। बजटेड ये प्री डिटरमाइंड कैसे होता है, जैसे मान लो कि हम लोगों का ये 2020 से लेके 2021, ठीक है, ये लिख देते 1/4 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 31 मार्च, ठीक है। यहाँ तक का जो रेट था, मान लो कि हम लोगों का टोटल ओवरहेड हुआ था, ठीक है, टोटल ओवरहेड हुआ था फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है, 10,000 हुआ था, और हम लोगों ने ओवरहेड रेट कोई एक पर्टिकुलर बेसिस पे कैलकुलेट किया था। अगर यूनिट बेसिस पे ही किया था, मान लो 10,000 हम लोग का ओवरहेड हुआ था और हम लोगों ने उसे आउटपुट बेसिस पे किया और आउटपुट हुआ था 1000, तो ₹10 हो गया था पर यूनिट। आउटपुट बेसिस पे करेंगे तो पर यूनिट आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर 2021 से लेके, मतलब 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022 का जब हम लोग ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना चाह रहे, तब हम लोगों ने ये एजम्पशन कर लिया कि प्रीवियस ईयर में अगर हम लोग का ओवरहेड 10,000 था, तो ये इस बार भी सेम है तो 10,000 ही रखेंगे। मतलब इस बार भी सेम है कि नहीं वो हमें नहीं पता। देखो बजटेड ओवरहेड का मतलब है हम लोग ये एजम्पशन लगाते कि पिछले बार अगर 10,000 का खर्चा हुआ था तो इस बार भी एजम्पशन है कि 10,000 का ही होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक बिल पिछले मंथ का हमारा 2,000 आया था, तो हम लोग ये एजम्पशन लगा रहे हैं कि अभी भी 2,000 ही आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बजटेड। तो ये बजटेड और कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस जैसा होगा, जैसे अगर आउटपुट होगा तो आउटपुट मान लो 1,000 है तो यहाँ पर भी 10 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, पहले से जो ओवरहेड रेट हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किया था उसी के हिसाब से कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये प्री डिटरमाइंड बेसिस पे होता है, एक्चुअल बेसिस पे नहीं होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लैंकेट रेट, और ब्लैंकेट रेट का मतलब होता है कि फुल कवरेज, ठीक है। ब्लैंकेट रेट का मतलब, अच्छा इस पे और एक पॉइंट मुझे बताना था, ये हम लोग कब फॉलो करते हैं ये भी बता देते हैं, इसका यूसेज बता देते हैं। यूनिफॉर्म प्रोडक्शन, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन अगर होगा तभी हम लोग ये बजटेड ओवरहेड रेट हमें यूज करना चाहिए, या फिर सिंगल प्रोडक्शन। समझाते हैं ये क्या होता है सिंगल प्रोडक्शन। देखो यूनिफॉर्म प्रोडक्शन का मतलब एक ही जैसा अगर प्रोडक्शन होता है, पिछले बार हम लोगों ने जैसा प्रोडक्ट बनाया था अगर इस बार भी वैसा प्रोडक्ट बना रहे, पिछले बार हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया था ए, ठीक है, अब इस बार भी हम लोग ए ही बना रहे, तब ठीक है। क्यों? क्योंकि ए को बनाने में अगर पिछले बार 10,000 का खर्चा हुआ था तो इस बार भी 10,000 का होगा, ऐसा एजम्पशन ले सकते हैं अगर 1,000 यूनिट ही बन रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है एजम्पशन। लेकिन अगर हम लोग यूनिफॉर्म प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इस बार हम लोग बी टाइप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब बी टाइप प्रोडक्शन में 10,000 ही खर्चा होगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, नहीं नहीं, क्योंकि अगर दूसरा टाइप का प्रोडक्ट हुआ, अगर आइडेंटिकल हुआ तब चलेगा। आइडेंटिकल मतलब ए जैसा ही, ए नहीं है तो क्या हुआ, ए जैसा ही है, ए को बनने में जितना टाइम लगता है जो खर्चा लगता है बी का भी सेम खर्चा है, तब ठीक है। लेकिन अगर सेम प्रोडक्ट नहीं है तो हम लोग ये मेथड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बी एक अलग टाइप का प्रोडक्शन है, पिछले बार हम लोगों ने ए बनाया था, इस बार हम लोग बी प्रोडक्ट बना रहे, और जो एक अलग ही प्रोडक्ट है जिसके साथ ए का कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इसका 10,000 ही खर्चा होगा, हो सकता है 10,000 से ज्यादा है, हो सकता है 10,000 से कम है, तब हम लोग का जो ओवरहेड रेट कैलकुलेट होगा वो गलत कैलकुलेट होगा, ठीक है। सिंगल प्रोडक्शन का मतलब या ए ही बना रहे, ठीक है, ए बनाया यहाँ भी ए ही बना रहे। सिंगल प्रोडक्शन मतलब हम लोग कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है। अगर सिंगल प्रोडक्शन है तब ठीक है, प्री डिटरमाइंड बेसिस पे करते जाओ, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन एक ही जैसा है तो हम लोग प्री डिटरमाइंड बेसिस पे कर सकते हैं कि पिछले बार ए प्रोडक्ट बनाने में जितना खर्चा हुआ आगे भी उतना ही होगा, फिर भी आगे उतना ही होगा, इस तरह से एजम्पशन बेसिस पे चल सकते हैं। इसको बोला जाता है प्री डिटरमाइंड रेट, और ये तब यूज किया जाता है जब यूनिफॉर्म प्रोडक्शन है, सिंगल प्रोडक्शन है, या फिर और एक पॉइंट लिख सकते हो आइडेंटिकल प्रोडक्शन है, आइडेंटिकल प्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लैंकेट रेट, और ब्लैंकेट का मतलब होता है फुल कवरेज। तो देखो ब्लैंकेट रेट, इसका मतलब होता है कवरेज, ठीक है। ब्लैंकेट रेट का मतलब हो जाएगा
टोटल, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर दिखाते हैं। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मतलब हो जाएगा टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का सारा ओवरहेड ले लो, जितने भी डिपार्टमेंट है फैक्ट्री में, सारे डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कर लो, डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो सूटेबल होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसी बेसिस को चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल देखो। इसके एग्जांपल में जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट है P1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा है P2, ठीक है। और इनका टोटल ओवरहेड हुआ है, ये हो गया 10,000 और ये हो गया है 20,000, ठीक है। और आउटपुट बेसिस ही ले लेते, ठीक है। मैंने हर जगह पे एग्जांपल पे आउटपुट बेसिस लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब आउटपुट बेसिस पे होगा, इसमें से कोई भी बेसिस हो सकता है। मैंने समझाने के लिए इसको हर जगह पे एक ही रखा है, आउटपुट ही रखा है, ठीक है। तुम लोग कोई दूसरे एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। तो आउटपुट मान लो यहाँ पर था 1000 यूनिट, और ये रुपीज में होगा, ये यूनिट में होगा, ठीक है। आउटपुट था 1000 यूनिट और यहाँ पर आउटपुट है 2000 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग का ब्लैंकेट रेट क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री। अब फैक्ट्री मतलब ये दोनों उसमें आ जाता है, फैक्ट्री मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कितना हो गया? 10,000 प्लस 20,000। फैक्ट्री में दोनों ही डिपार्टमेंट आएगा, दोनों ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, कोई एक तो नहीं आएगा। डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। अब बेसिस मैंने यूनिट लिया है, तो ऊपर अगर टोटल ओवरहेड होगा तो नीचे भी क्या हो जाएगा? टोटल। तो ये कितना हो जाएगा? 3,000। तो यहाँ पर हो गया 30,000 रुपीज और यहाँ पर हो गया 3,000। तो इसका ये यूनिट हो गया। तो आंसर आ जाएगा रुपीज, ये रुपीज बच जा रहा है 10 पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंकेट रेट कितना हो गया? रुपीज 10 पर यूनिट। अब ये क्या हो गया? ये अगर देखोगे ध्यान से तो ये बेसिकली हम लोगों का एवरेज हो गया, है ना। एवरेज टाइप हो गया, क्योंकि दोनों को हम लोगों ने टोटल कर दिया, दोनों खर्चा और दोनों यूनिट को टोटल कर दिया, तो ये एवरेज बन गया। क्योंकि इंडिविजुअली देखो तो ये 10 रुपए थे, ये भी 10 था, और यहाँ पर इसीलिए 10 ही आया। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ और अमाउंट होता तो कुछ और भी आ सकता था। जैसे अगर हम इसको भी 1000 कर देते, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर 1000 कर देते तो ये 20 आ सकता था, है ना। यहाँ पर मैंने ऐसे लिया है एग्जाम्पल कि दोनों का ही 10 आ गया बाई चांस, क्योंकि अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको बेसिकली एवरेज कर दिया, ठीक है। ये एवरेज बन गया। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ यूज होना चाहिए? देखो ये कहाँ कहाँ यूज होगा तो बेनिफिट देगा। देखो ये होना चाहिए अगर सिंगल प्रोडक्शन है तो। सिंगल प्रोडक्शन में अगर हम लोग ये मेथड यूज करते चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग एक ही जैसा चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एवरेज होने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। P1 में भी ए प्रोडक्ट ही प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद P2 में भी वही प्रोडक्शन हो रहा है। मान लो ए प्रोडक्ट को बनने के लिए दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जाना पड़ेगा। पहले ए P1 में प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, सेमी फिनिश्ड बना, फिर उसके बाद वो P2 में प्रोड्यूस्ड होकर फिनिश्ड बन गया। तो इसका मतलब अगर इसको एवरेज भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर सिंगल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा हो सकता है? मल्टीपल प्रोडक्शन पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखो मल्टीपल प्रोडक्ट इफ ऑल प्रोडक्ट पास थ्रू ऑल डिपार्टमेंट। देखो हम लोग इस रेट को, ये जो रेट है ये हम लोग मल्टीपल प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। मान लो हम लोग ए बी सी ये इस तरह का अलग अलग गुड्स जो है प्रोड्यूस करें, उस पे भी हम लोग 10 करके लगा सकते हैं एवरेज रेट। लेकिन तभी लगा सकते हैं अगर ए जो है वो P1 P2 दोनों से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का रेट कैलकुलेट हो रहा है। बी जो है P1 P2 दोनों से जाएगा तभी फिनिश गुड्स बनेगा, सी जो है P1 P2 दोनों से जाएगा तभी जाके फिनिश गुड्स बनेगा, तभी जाके ये अगर हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट पे भी अप्लाई करें तो बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए हम लोग एवरेज कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा और इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा दोनों मिलके ये खर्चा आया है 10 रुपीज। तो अगर ए प्रोडक्ट मान लो सिर्फ P1 से ही जा रहा है तो फिर उसमें हम लोग ये एवरेज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों में से जाएगा तभी हमें मल्टीपल प्रोडक्ट पे यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमारा लॉस है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये वाला डिपार्टमेंटल, नेक्स्ट ये वाला हो जाएगा डिपार्टमेंटल रेट। तो नाम पढ़ के समझ में आ रहा है, डिपार्टमेंटल रेट मतलब डिपार्टमेंट वाइज हम लोग ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया फोर्थ नंबर, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट।
तो देखो डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट होगा, इसका रूल्स ये है, टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का हमें कैलकुलेट करना है ओवरहेड रेट, उस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड ले लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, जो पर्टिकुलर बेसिस हमें यूज करना चाहिए उसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसका भी एग्जांपल समझा देते हैं, देखो एग्जांपल से, जैसे मान लो दो डिपार्टमेंट है P1 और P2, ठीक है। टोटल ओवरहेड देखो, P1 है 10,000, P2 है 20,000, ठीक है। ये जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अलग भी डेटा हो सकता है। आउटपुट ही ले लेते हैं, आउटपुट है 1000 यूनिट और 2000 यूनिट। यहाँ पर रेट आ जाएगा इसका ₹10, ठीक है, और इसका भी हो गया ₹10, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखा, डिपार्टमेंट ऑफ ओवरहेड रेट। अब देखो ये ₹10 ये इंडिविजुअली चार्ज होगा, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। तो इस डिपार्टमेंट का अलग से कैलकुलेट होगा, इस डिपार्टमेंट का अलग से कैलकुलेट होगा। टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। मैंने बेसिस यहाँ पर आउटपुट माना है, हर एक एग्जाम्पल पे आउटपुट मान के ही किया है। तो यहाँ पर 10 हो गया, और इसका देखोगे तो इतना हो गया, ठीक है। अब ये कहां पर यूज होना बेटर है, ये हो जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट पे, मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये मल्टीपल प्रोडक्ट अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो ये रेट लेने से सही रहेगा। क्यों क्यों देखो, अगर हम लोग मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब एक्स प्रोडक्ट दोनों डिपार्टमेंट से जाए या फिर इंडिविजुअल से जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्स डिपार्टमेंट अगर P1 से ही सिर्फ जाएगा तो उस पर 10 लगेगा, P2 से भी जाएगा तो और भी ₹10 लग जाएगा, ₹10 लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ P2 से जाएगा 10। अगर इंडिविजुअल कैलकुलेट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स डिपार्टमेंट दोनों प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट अगर दोनों डिपार्टमेंट से जा रहा है तो दोनों पे इंडिविजुअली लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी एक ही डिपार्टमेंट से जा रहा है तो उसका रेट लगेगा, किसी और एक डिपार्टमेंट से जा रहा है तो उसका रेट लगेगा। इंडिविजुअली कोई एक डिपार्टमेंट में वो उसका फिनिश गुड्स बन रहा है या फिर दोनों पे बन रहा है, क्योंकि हमारा रेट अलग अलग हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और अलग अलग ही अप्लाई करना है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए ये बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कुछ भी हो, हम लोग रेट जो है वो इंडिविजुअली लगा सकते हैं। लेकिन एवरेज पे ऐसा करने से प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ जो है P1 से जाएगा तो उसका रेट उस हिसाब से होना चाहिए था, है ना। और अगर P2 से भी जाएगा, दोनों से जाएगा तभी एवरेज एप्लीकेबल होगा ना। अगर दोनों से नहीं जाएगा, किसी एक से जाएगा तो उस पर वही रेट होगा। जैसे कि मैंने बताया अभी, देखो ये मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसा लिया है कि यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। सपोज इसको अगर हम 1000 कर देते हैं, एक बार देखो समझने के लिए, इसको अगर हम लोग 1000 कर देते हैं तो ये तो आ जाएगा ₹10, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का ₹20, ठीक है। और इसको अगर हम लोग टोटल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 2000, है ना। 30,000 डिवाइडेड बाई 2000, तो इसका आंसर हो जाएगा ₹15। तो एवरेज में 15 लग रहा है। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट जो है सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से जा रहा है तो उसपे तो 10 लगना चाहिए था। मान लो P1 से ही जा रहा है तो उसपे 10 लगना चाहिए था, लेकिन अगर ब्लैंकेट रेट कैलकुलेट करेंगे तो उसपे तो एवरेज रेट लग जाएगा। तब तो गलत हो गया, हमारा जो प्रोडक्ट में कॉस्ट चार्ज हो रहा है वो गलत चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 10-10 का ही लिया था, इसीलिए शायद तुम लोग को ऐसा लगे कि एक ही जैसा हो रहा है, एक जैसा नहीं होगा। लेकिन ये एवरेज कर दिया, अब हमें ब्लैंकेट रेट लेंगे तो ये वाला एप्लीकेबल करना पड़ेगा सारे प्रोडक्ट पे। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट P1 P2 दोनों से ही जाता है, ठीक है, तो ठीक है, तब हम लोग ₹15 चार्ज करेंगे, वैलिड है। नहीं तो अगर मान लो सिर्फ P2 से जा रहा है, फिर 20 चार्ज करना चाहिए था, लेकिन हम लोग 15 कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एवरेज पे चार्ज कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि इसका यूसेज कहाँ करना चाहिए, क्योंकि एवरेज है तो इसीलिए इसका यूसेज या तो सिंगल प्रोडक्शन में करना चाहिए। मतलब सिंगल प्रोडक्शन का मतलब हो गया एक ही तरह का प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो दोनों डिपार्टमेंट से भी जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए भी ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सारे डिपार्टमेंट से होके जाना चाहिए तभी जाके वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके भी बता दिया इसका क्या बेनिफिट होगा। और ये मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबका इंडिविजुअल रेट कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला हो गया, ये थ्योरी में आ सकता है, ठीक है, मतलब थियोरेटिकली एलाबोरेट करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस के लिए हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये एक पॉइंट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ
ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि हमारे ओवरहेड खर्चे को हमें कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स में चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से हमें इतना सारा चीज पढ़ना पड़ता है। अगर हम लोग डायरेक्टली चार्ज कर पाते तो हमें इतना सारा मेथड्स वगैरह नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, अब ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टोटल ओवरहेड हुआ है 2 लाख, एग्जाम्पल है। ठीक है, और मशीन आवर है, मशीन आवर यूज हुआ है 10,000 आवर। ठीक है, अगर हम लोग इस बेसिस पे इस फाइनेंशियल ईयर का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होगा। मशीन आवर रेट का मतलब है 1 घंटा मशीन चलने पे कितना खर्चा हुआ, तो 10,000 घंटा मशीन चलने पे 2 लाख का खर्चा हुआ, क्योंकि टोटल ओवरहेड 2 लाख, मशीन चला था 10,000 घंटा, तो कितना हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 आवर्स। ठीक है, तो 20. ये कितना, हाँ ₹20 पर आवर। ठीक है, ये हो गया मशीन आवर रेट। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोगों ने, क्योंकि ओवरहेड बजटेड बेसिस पे होता है, नॉर्मली एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, जैसे कि मान लो मैंने ये भी एग्जांपल दिया था, मेरा कोचिंग का फीस, या फिर किसी कहीं पर भी पढ़ो, या फिर तुम लोग का स्कूल कॉलेज का ही ले लेते हैं एक बार। ठीक है, स्कूल कॉलेज का फीस, तो स्कूल कॉलेज का फीस वगैरह पहले से ही मतलब तुम लोग को दे देना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज क्या करता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे स्टूडेंट के ऊपर चार्ज करता है। ठीक है, कि मेरा ये सारा चीज खर्चा होगा एक स्टूडेंट के पीछे, तो मेरा एक एक स्टूडेंट से कितना कोर्स फीस चार्ज करना चाहिए। अब ये कोर्स फीस अगर बाई चांस वो गलत चार्ज करते, मतलब कम करते तो उनका लॉस है, ज्यादा करते हैं तो उनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो एक कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, वो हाई प्राइस में ज्यादा दिन नहीं बिक सकता है, क्वालिटी के ऊपर ही जो है प्राइस हमारा हो सकता है। ठीक है, हम लोग एक्सेसिवली हाई प्राइस में नहीं बेच सकते, क्योंकि वो मार्केटेबल नहीं होगा, कोई भी चीज हो। ठीक है, अब 2 रुपए का चीज हम लोग 200 में थोड़ी ना बेच सकते। तो ये हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि मशीन आवर रेट क्या है। अब इसी सेम एजम्पशन पे हम लोग ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट ईयर कौन सा आ जाएगा, 1/4/2021 से लेके, सॉरी 20 से लेके 31 मार्च 2021, ये नेक्स्ट ईयर आ गया। अब हम लोग अपना एस्टिमेशन लगाएंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि इस बार मशीन आवर रेट कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर टोटल ओवर रेट कितना होगा। मान लो इस बार भी मशीन चला है, मशीन चल रहा है 10,000 घंटा ही मशीन चला है। ठीक है, ये कंफर्म है कि 10,000 घंटा ही मशीन चला है, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि प्रीवियसली अगर 1 घंटा मशीन चलने पे 20 रुपए का खर्चा हुआ था, तो इस बार खर्चा कितना होगा, क्योंकि ओवरहेड तो एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, जब तक इलेक्ट्रिक बिल नहीं आ जाता है, जब तक पूरा लेबर का पेरोल वगैरह कैलकुलेट नहीं हो जाता, तब तक तो हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का टोटल खर्चा कितना है। वो तो पूरा फाइनल अकाउंट्स बनेगा तभी ना पता चलेगा, उस पर तो एक टाइम लगेगा। तो अगर हमें अभी एस्टिमेट करना है कि हम लोग का टोटल ओवरहेड कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम लोग प्रीवियस वाले बेसिस पे कर रहे हैं, तो मशीन अगर 10,000 घंटा ही चला है, ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, तो हम लोग का टोटल ओवरहेड इस बार कितना होगा, एस्टिमेटेड बेसिस पे, एजम्पशन बेसिस पे, अगर प्रीवियसली 20 रुपए पर आवर थे, तो 10,000 के लिए कितना होगा, बोलो 10,000 घंटे के लिए, 20 रुपए 10,000 घंटे के लिए कितना होगा, 20 रुपए तो 1 घंटे के लिए है ना, 2 लाख रुपया। हाँ 2 लाख रुपए, 2 लाख होगा, ये हम लोगों ने एस्टिमेट किया। इसका मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, अगर पहले 10,000 घंटा मशीन चलने का इतना खर्चा हुआ था तो रेट इतना आया था, तो अभी भी 10,000 घंटा मशीन चलने का खर्चा इतना होगा। लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं, क्यों जरूरी नहीं है, ये जो खर्चा है ये हमारा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, इलेक्ट्रिसिटी का मान लो यूनिट, जो पर यूनिट प्राइस था वो बढ़ गया, या फिर हम लोग मशीन में जो ऑयल वगैरह यूज कर रहे थे उसका प्राइस बढ़ गया या घट गया, बिकॉज ऑफ
कोई भी प्राइस राइज, ठीक है, या फिर लेबर का खर्चा बढ़ गया, तो अगर ये सारा खर्चा बढ़ जाता है, सुपरवाइजर का सैलरी बढ़ गया, ठीक है, तो ओवरहेड का खर्चा हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ भी सकता है, ठीक है। और अगर बाई चांस किसी वजह से नॉर्मली कम होने का चांसेस कम ही होता है, फिर भी मान लो कि अगर किसी रीजन से प्राइजेस कम हो गए तो हमारा टोटल ओवरहेड कम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि हम लोगों का इस बार क्या हुआ, इस सेशन में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बढ़ गया, ऑयल का खर्चा मान लो जो यूज कर रहे थे वो बढ़ गया, मान लो वेजेस का खर्चा बढ़ गया, ठीक है, जो इनडायरेक्ट वेजेस थे वो खर्चा बढ़ गया, या फिर इनडायरेक्ट मेटेरियल, जैसे ऑयल तो इनडायरेक्ट मेटेरियल ही हो गया, तो इनडायरेक्ट खर्चा कुछ हमारा बढ़ गया, इस वजह से ये 20 रुपए हमारा नहीं एप्लीकेबल होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो ये 20 रुपए कैसे कैलकुलेट किए थे, 2 लाख के बेसिस पे, 2 लाख हमारा प्रीवियस ईयर का इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट वेजेस, सुपरवाइजर का चार्जेस वो सब मिला के था। लेकिन इस बार जो है खर्चा हमारा बढ़ गया है, ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया, ऑयल का प्राइस बढ़ गया, वेजेस का चार्जेस बढ़ गया, तो ये हमारा 2 लाख नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने बाद में कैलकुलेट करके देखा कि एक्चुअली हमारा ओवरहेड इस सेशन का आया है 2,10,000, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा 2 लाख ही हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियसली 10,000 घंटा मशीन चला था तो 20 रुपए पर आवर आए थे, तो इस बार भी इतना ही होगा, तो हम लोगों ने इतना चार्ज कर दिया, इतना चार्ज करके हमारा फिनिश गुड्स पे इस खर्चे को हम लोगों ने चार्ज कर दिया, ठीक है। जैसे हम अपना जो मान लो कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, उसका मैंने चार्जेस पहले ही कर दिया, उसके बाद तुम बढ़ाना स्टार्ट कर रहे, ठीक है। अब ये मेरा चार्जेस कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ये मेरा चार्जेस कम या ज्यादा हो सकता है, जैसे मान लो ऑफलाइन क्लासेस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ये आता है, अब ये कितना आएगा एक एक बैच पे, वो तो कंफर्म तो नहीं है ना, किसी बैच पे कोई क्लास 1 घंटा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये तो एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है, कम बेसी होते रहता है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर कौन से बैच पे इनडायरेक्ट खर्चा बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्या हो सकता है, पानी का खर्चा क्या हो सकता है, ये सब हम लोग नहीं बोल सकते। अगर एक एक बुक्स दे रहे हैं तुम लोग को तो बोल सकते हैं कि एक एक स्टूडेंट पे बुक्स का खर्चा कितना हो रहा है, लेकिन ये सब जो इनडायरेक्ट खर्चा जो इजीली अपोर्शन नहीं कर सकते हैं वो हमें नहीं पता है। तो हम लोगों ने देखा कि इस बार एक्चुअल ओवरहेड 2,10,000 हुआ, 2 लाख नहीं हुआ, जबकि मशीन 10,000 घंटा ही चला था ड्यू टू अदर रीजन, है ना, इस तरह के रीजन की वजह से। लेकिन हम लोगों ने तो फिनिश गुड्स पे ये खर्चा चार्ज करके बेचना स्टार्ट कर दिया। अब इससे हमारा इम्पैक्ट क्या होगा, हम लोग को तो बाद में पता चला कि एक्चुअल ओवरहेड इतना हुआ, तो इससे हमारा इम्पैक्ट क्या होगा ये बताओ, हमारा प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा। मुझे मुझे कस्टमर से रिकवर करना चाहिए था 2,10,000, क्योंकि हम लोग खर्चा किससे रिकवर करेंगे, कस्टमर से, तो क्या एक कस्टमर से करेंगे, नहीं, इस ये खर्चे को तो फिनिश गुड्स में अप्लाई करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ फिनिश गुड्स से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट का कॉस्ट पता चलेगा। तो 2 लाख खर्चा दिखा दिया, जबकि दिखाना था 2,10,000। मान लो मैंने फीस लिया है 5,000, जबकि मुझे लेना चाहिए था एटलीस्ट 6,000, मैंने कॉस्टिंग गलत कर दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरा लॉस है। तो मुझे 2 लाख खर्चा मैंने दिखा दिया, जबकि मुझे खर्चा दिखाना चाहिए था 2,10,000। तो मुझे ये बताओ कि इस वजह से प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट डाउन होगा कि प्रॉफिट अप होगा, बोलो। डाउन होगा। प्रॉफिट हमारा डाउन हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। अब इस चीज को क्या बोला जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन करवाना था 2,10,000, ठीक है, एब्जॉर्ब करवाना था 2,10,000, बट एब्जॉर्ब करवा दिया है 2 लाख, कम एब्जॉर्ब करवाया है, तो इसको लैंग्वेज में क्या बोलना चाहिए, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, बोलो। 2,10,000 की जगह 2 लाख, हाँ बोलो, अंडर। अंडर, ठीक है, अंडर। अंडर एब्जॉर्प्शन, ये हो जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर देन हो जाता है एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवा दिया, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ठीक है, तब होता है अंडर एब्जॉर्प्शन, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कि ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जैसे कि मान लो कि एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है, यही वाला एग्जांपल ले लेते, 2 लाख, हम लोगों ने 2 लाख चार्ज कर दिया प्रीवियस बेसिस पे, लेकिन जब हम लोगों ने एक्चुअली कैलकुलेट किया तो एक्चुअल ओवरहेड हम लोग का कम आया, सपोज एक्चुअल ओवरहेड हम लोग का आया 1,90,000, ठीक है, 1,90,000, तो मुझे फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब करवाना चाहिए था, देखो मुझे फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब करवाना चाहिए था कितना, 1,90,000, मैंने करवा दिया है 2 लाख, ठीक है। तो इसको कैसा एब्जॉर्प्शन बोलेंगे,
एक्चुअल मतलब जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन ये कैलकुलेट होने के पहले ही ना फिनिश गुड्स का खर्चा वगैरह जोड़ जाड़ के हम लोग बेचना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उतना दिन वेट नहीं कर सकते। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हम लोगों ने 2 लाख किया है, लेकिन एक्चुअली करना चाहिए था 1,90,000। तो ये कैसा एब्जॉर्प्शन है? ज्यादा कर दिया ना, हमें करना चाहिए था 1,90,000। मान लो मुझे तुम लोगों से चार्ज करना चाहिए था 5,000, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने तुम लोगों से चार्ज किया है, सॉरी मैंने तुम लोगों से चार्ज किया है 6,000, ठीक है, मुझे चार्ज करना चाहिए था 5,000, मैंने किया है 6,000, मैंने ज्यादा चार्ज किया है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ज्यादा चार्ज करने से, जैसे ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या है टॉपिक का नाम? ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। इसको ओवर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवा दिया है, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ओवर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है? क्वांटिटी में अगर बोलो तो 10,000 है ना, क्वांटिटी में अगर बोलेंगे तो 10,000, और यहाँ भी क्वांटिटी निकाल सकते हो, यहाँ भी 10,000 ही है। तो ये हो गया ओवर एब्जॉर्प्शन। ये कब होता है? अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है एक्चुअल से, ठीक है। तो ये अब इसका क्या होगा? क्या इसमें हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा? हाँ, प्रॉफिट इसमें बढ़ेगा। अगर मैंने ज्यादा चार्ज कर लिया है तो प्रॉफिट मेरा बढ़ सकता है, लेकिन इसका भी अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट डाउन दिखेगा, इसका इम्पैक्ट है प्रॉफिट हाई दिखेगा, ठीक है, प्रॉफिट हाई दिखेगा। अब ये हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, अब इसको क्या करें? प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट कम दिख रहा है तो हमें किस तरह से इसको एडजस्ट करना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने जस्ट ये दो टर्म का मतलब समझा कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। क्योंकि हम लोग ओवरहेड के खर्चे को एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं, तो प्रीवियस एस्टिमेटेड बेसिस पे मैंने अगर एस्टिमेशन किया है, तो मेरा एस्टिमेशन हो सकता है कि कम हो, मेरा एस्टिमेशन हो सकता है कि ज्यादा हो, ठीक है। तो मेरा खर्चा होना चाहिए था अगर 2,10,000, लेकिन मैंने प्रीवियस बेसिस पे 2 लाख ही दिखा दिया। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई बजट लेके चलता है अपना, ठीक है, तो बजट लेके चलता है, लेकिन महंगाई हो गया, दाल चावल ये सब का जो है ज्यादा दाम हो गया, तो हो सकता है कि खाने पीने का खर्चा अगर किसी फैमिली का मंथली 10,000 है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है वो 12,000 हो गया। उन्होंने अगर सोच रखा है तो प्रीवियसली 10 है, अभी भी 10 होगा, तब उनको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इस बार प्राइसेस बढ़ा है तो खर्चा बढ़ गया, ठीक है। उसी तरह से ये भी हो सकता है, ओवर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, क्योंकि प्रीवियसली खर्चा था 10,000, हमें लगा 10,000 ही होगा, लेकिन कम होने की वजह से चीजों का दाम, हमारा खर्चा जो है वो 9,000 ही हुआ, तो 1,000 हमारा कम हुआ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे, पहले ट्रीटमेंट के पहले यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंसेस आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में अगर डिफरेंसेस आ जाता है, मतलब जो होना चाहिए था उससे कुछ अलग ही होता है, चाहे कम चाहे ज्यादा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओवरहेड वेरिएंस। क्यों ऐसा बोलते हैं? वेरिएंस का मतलब जो वेरी करता है, ठीक है, वेरिएंस का मतलब जो वेरी करता है, तो ओवरहेड जब वेरी करेगा तो वही होता है एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस, क्योंकि ओवरहेड तभी वेरी करेगा अगर एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस आएंगे। एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस का मतलब हम लोगों ने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और, ठीक है, इसको बोलेंगे। तो इसी का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल, इसका ही डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना एब्जॉर्ब करवाया और कितना एक्चुअली हुआ था, ठीक है। इसी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। अब ये जो है ये दो तरह का हो सकता है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे, देखो, अगर एब्जॉर्ब ओवरहेड ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड है, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इससे हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस? हम लोग का एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो ज्यादा है जबकि एक्चुअल ओवरहेड कम है, मतलब ये वाला सिचुएशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन। देखो, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं ट्रीटमेंट, देखो, क्रेडिट करना है, अगर ऐसा सिचुएशन होगा, क्रेडिट बैलेंस जो आएगा, क्रेडिट बैलेंस इन क्रेडिट बैलेंस
ट्रांसफर, ये T/F का मतलब यहाँ पर बहुत सारा चीज लिखेंगे तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, तुम लोग भी थोड़ा छोटा छोटा करके लिखो। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, इसका मतलब समझा देते हैं। देखो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये हम लोग कॉस्टिंग का एक चैप्टर होता है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्रोल अकाउंट क्या होता है। लेकिन इतना समझो, अकाउंट का मतलब लेजर, एक ऐसा लेजर जहां पर ओवरहेड को कंट्रोल, मतलब ओवरहेड को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसका डिटेल्स हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो इसका मतलब अगर हमारा जो है मतलब हमारा मान लो 2 लाख का खर्चा हम लोगों ने दिखाया, जबकि खर्चा 1,90,000 का हुआ था, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगर ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड है तो क्रेडिट बैलेंस जनरेट होगा, और इसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। ऑपोजिटली यहाँ पर लिखते हैं, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लेस देन एक्चुअल ओवरहेड होगा, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोगों का लॉस होगा, मतलब डेबिट बैलेंस आएगा। तो ये डेबिट बैलेंस को क्या करना है, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो ये भी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना है, ऐसा अकाउंट जहां पर हम लोग ओवरहेड को कंट्रोल करने का पूरा लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ये समझ में आ रहा है क्यों होगा, मैंने अभी एग्जांपल से समझाया, ये डेबिट बैलेंस होगा, दोनों ही ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चले जाएंगे। और इस चीज को बोला जाता है, ये जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं, जो कॉस्टिंग का नाम है इसको हम लोग बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन। और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है अंडर एब्जॉर्प्शन, इसको बोला जाता है अंडर एब्जॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड ओवर एब्जॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन, ये हम लोगों ने अभी डिटेल्स में ही देखा था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट एंड सेविंग्स इन ओवरहेड एक्सपेंस, समझाते हैं क्या है। और इसमें लिखो रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स है ये, ठीक है, रिप्रेजेंट्स सेविंग्स इन ओवरहेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन ओवरहेड एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं ओवर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब हमारा खर्चा अगर 2 रुपए का है तो हम लोगों ने उसको 4 रुपए दिखा रखा है, ठीक है, मतलब एस्टिमेटेड बेसिस पे ज्यादा दिखाया था, तो ओवर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे इसको, यानी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है जबकि एक्चुअल ओवरहेड कम है, तो ये सेविंग्स हुआ, तभी तो क्रेडिट हुआ। ये सेविंग्स रिप्रेजेंट करता है ओवरहेड एक्सपेंसेस का, ठीक है, मतलब हम लोगों का एक्सपेंसेस का 10,000 का सेविंग्स है, यहाँ पर 10,000 का क्या है, एक्सपेंसेस ज्यादा है। रिप्रेजेंट इंक्रीज इन ओवरहेड एक्सपेंस, ये रिप्रेजेंट करता है सेविंग्स इन ओवरहेड एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ब्रैकेट में लिखेंगे एनी ऑफ द फॉलोइंग। किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, नीचे हम 3 मेथड लिखेंगे, तीनों में से कोई भी मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कब फॉलो करना है वो बता देंगे। पहला मेथड है राइट ऑफ, बताते हैं क्या होता है। दूसरा मेथड है, थोड़ा सा जगह रखो, यहाँ पर लिखेंगे डेफरल। और तीसरा मेथड है कॉस्ट रिवर्स्ड। अच्छा देखो, राइट ऑफ का मतलब है कि अगर बहुत ही कम अमाउंट का चेंजेस आए, जैसे देखो यहाँ पर 10,000, या फिर ऐसे भी हो सकता था, ये 2 लाख है, ये हुआ है 1,99,000, तो सिर्फ 1,000, ठीक है। अब देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा, किसी के लिए 500 रुपए मायने रखता है, किसी के लिए 500 रुपए कुछ भी मायने नहीं रखता है, ठीक है।
किसी के लिए अभी भी 1 रुपए मायने रखता है, किसी के लिए 1 रुपया भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि किसके लिए कितना अमाउंट ह्यूज है, किसके लिए कितना अमाउंट लो है। जैसे किसी के लिए 10,000 ह्यूज अमाउंट हो सकता है, लेकिन किसी के लिए 10,000 जो है बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइट ऑफ करने का मतलब है कि अगर बहुत ही कम अमाउंट का डिफरेंस दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को दिख रहा है कि हाँ मैंने ज्यादा ओवरहेड चार्ज किया जबकि मेरा कम हुआ है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, 1-2 रुपए का, या फिर उसके लिए जितना वैल्यू नेग्लिजिबल कहलाता है उतना वैल्यू अगर आ रहा है तो राइट ऑफ कर सकते हैं। तो कैसे होगा, कहाँ राइट ऑफ करना है, पीएल में। तो देखो स्मॉल अमाउंट, एक बार लिखा देते फिर से बोल देंगे, स्मॉल अमाउंट में बी क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है ये तो बड़ा ही कम अमाउंट है मेरे लिए प्रॉफिट का, प्रॉफिट मतलब क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, ज्यादा खर्चा दिखाया जबकि खर्चा कम हुआ था, ठीक है। तो मेरे लिए ये अगर अमाउंट कम है तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, क्योंकि ये मेरा क्रेडिट अमाउंट है, प्रॉफिट अमाउंट है, ये हम लोग कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देंगे, ठीक है, मतलब पीएल में उसको दिखा देंगे। तो ये हो गया राइट ऑफ करने का मेथड, मतलब प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो ये स्मॉल अमाउंट होगा तभी करना चाहिए। अब स्मॉल अमाउंट है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि उनके लिए ये अमाउंट स्मॉल है कि नहीं है, ठीक है। अगर लगता है कि स्मॉल है तो राइट ऑफ कर सकते हैं कॉस्टिंग पीएल में। डेफरल का मतलब क्या होता है, डेफरल का मतलब हम लोग इस प्रॉफिट को नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हैं। तो ये लिख देंगे मे बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट ईयर बाई ट्रांसफर टू ओवरहेड रिजर्व और सस्पेंस अकाउंट। समझाते हैं। डेफरल का मतलब क्या हो गया, पहले डेफरल का सिंपल मतलब समझो। डेफरल का मतलब हो गया कि अगर हम लोग इस खर्चे को क्या कर रहे हैं, सॉरी इस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसको क्या कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मे बी कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट पीरियड। अब पीरियड तो ईयरली बेसिस ही होता है नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का। अब कैसे कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, बाय ट्रांसफर टू ओवरहेड रिजर्व और सस्पेंस अकाउंट, मतलब ओवरहेड रिजर्व या सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है डेफरल मेथड। अब नेक्स्ट हो गया कॉस्ट रिवर्सल मेथड, ठीक है, कॉस्ट रिवर्सल लिखा है मैंने, इसको ना रिवर्सल लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, रिवर्सल SAL होगा, कॉस्ट रिवर्सल। अब कॉस्ट रिवर्सल का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कॉस्ट रिवर्सल का मतलब हो जाएगा, पहले लिख देते फिर बोलते, इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट, अगर ये अमाउंट काफी ज्यादा है डिफरेंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि ये काफी ज्यादा हो गया है, मतलब अगर ये अमाउंट हम लोग कस्टमर से चार्ज करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है बिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट का डिफरेंस हो गया। मान लो खर्चा हुआ था, हम लोगों ने चार्ज कर दिया 2 लाख जबकि खर्चा हुआ है 10,000, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ का डिफरेंस है, ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि ये लार्ज अमाउंट का डिफरेंस है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ जॉब, कॉस्ट ऑफ जॉब, कॉस्ट ऑफ जॉब का मतलब जिस टास्क को परफॉर्म किया गया है, क्योंकि कॉस्टिंग में एक एक टास्क को, जो कि कस्टमर ओरिएंटेड टास्क है, उसे हम लोग जॉब बोलते हैं, ठीक है। जॉब, जो काम हम लोग कर रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने का जो भी खर्चा हुआ, दैट इज कॉस्ट ऑफ जॉब। कॉस्ट ऑफ जॉब may be reduced or adjusted by passing reversal journal entry,
ठीक है। तो जो प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स एंट्री पास करवा के हम लोग अपना जॉब का जो खर्चा है उसी को सही दिखा देंगे। ठीक है, मतलब कम कर देंगे। अगर मान लो हम लोगों ने जो खर्चा चार्ज किया उस वजह से हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट 500 आ रहा था, बट वो आना चाहिए सही कॉस्ट चार्ज करके 490, तो हम लोग 10 रुपीज का क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है तो फिर हम लोग इसको प्रॉफिट कंसिडर नहीं कर सकते, कस्टमर को इतने महंगे में नहीं बेच सकते, हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर कम अमाउंट है कोई बात नहीं, पीएल में चार्ज कर दो, अगर चाहते हो तो कैरी फॉरवर्ड कर दो। लेकिन अगर बिगर अमाउंट हो जा रहा है तो फिर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे उस एंट्री को, मतलब कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। देखो ये ज्यादातर इस पे कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये थियोरिटिकली पूछा जाता है, इस साइड वाला जो हम लोगों ने लिखा ओवर एब्जॉर्प्शन, बट अंडर एब्जॉर्प्शन में हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होगा। अब इसको लिखते हैं, देखो यहाँ तक हम लोगों ने लिखा था। अब इसके बाद जो हम लोग का अंडर एब्जॉर्प्शन है वो दो रीजन से हो सकता है। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब हम लोगों ने सोचा था कि खर्चा कम, मतलब प्रीवियस ईयर जैसा ही होगा लेकिन खर्चा हो गया उससे ज्यादा। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी हेडेक वाला बात है। ठीक है, सोचा था 2 लाख का खर्चा होगा लेकिन एक्चुअली 2,10,000 हुआ, अब कितना लॉस हो सकता है। अब ये रीजन पहले ढूंढना पड़ेगा इनको कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये नॉर्मल रीजन है कि एबनॉर्मल रीजन है। तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा रीजंस को, एक हो जाएगा नॉर्मल रीजन, दूसरा हो जाएगा एबनॉर्मल रीजन। अच्छा, नॉर्मल रीजन का मतलब है जैसे मान लो कि जेन्युइनली क्या हुआ, जेन्युइनली प्लानिंग जो इन्होंने किया था कि पिछले बार इतना खर्चा हुआ इस बार इतना होगा, तो इन्होंने अपना एक जेन्युइन एस्टिमेशन किया था, तो फिर भी प्लानिंग एरर हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, और वो हो भी सकता है, क्या करे, क्योंकि अचानक से मार्केट में क्राइसिस हो गया, जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे थे अचानक से हो गया, हमें पता भी नहीं था, अचानक से हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ होने का चांसेस नहीं था, ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन या फिर ड्यू टू सम वेदर रीजन, जो भी हो अचानक से हुआ जिसका कोई चांसेस नहीं था, तो इसको हम लोग बोलेंगे जेन्युइन प्लानिंग एरर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेन्युइन प्लानिंग एरर। अगर जेन्युइन प्लानिंग एरर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रीजन। ठीक है, मतलब प्लानिंग हमारा सही था लेकिन इतना छोटा मोटा चीज हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस, तो ये लिख देते हैं जेन्युइन प्लानिंग एरर। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रीजन का एग्जांपल। या फिर और एक हो सकता है चेंजेस इन एजम्पशन। हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया था वो एजम्पशन जो जिस बेसिस पे लिया था वो बेसिस चेंज हो गया, या फिर अभी एजम्पशन ही चेंज हो गया, अगर ऐसा कोई रीजन है तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉर्मल रीजन। अब देखो नॉर्मल रीजन और भी अच्छे से समझ में आएगा जब तुम लोग को हम बताएंगे कि एबनॉर्मल रीजन कैसा होता है। देखो एबनॉर्मल रीजन का एग्जाम्पल देते हैं। एबनॉर्मल रीजन का मतलब स्ट्राइक, स्ट्राइक पीरियड वेजेस। ठीक है, वर्कर स्ट्राइक में चले गए फिर भी हम लोगों को उनको वेजेस देना पड़ा और प्रोडक्शन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि काम वर्कर स्ट्राइक पे थे तो प्रोडक्शन कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनको वेजेस देना पड़ा, स्ट्राइक पीरियड वेजेस। अगर ऐसा होता है तो ये एबनॉर्मल रीजन हो गया। इस वजह से हमारा क्या हो सकता है कि हमारा खर्चा बढ़ गया लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस बेसिस पे कर दिया, तो स्ट्राइक पीरियड का वेजेस अगर देना पड़ा। या फिर ऑब्सोलेट स्टोर्स, मतलब स्टोर में हमारे जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है वो बैकडेटेड हो चुके हैं, ऑब्सोलेट हो चुके हैं, मतलब हम लोगों ने रॉ मटेरियल जो भी खरीदा था या फिर जैसे भी स्टोर्स में हमारे पास प्रोडक्ट है वो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अपने प्रोडक्शन में यूज करेंगे, बट वो हो चुका है बैकडेटेड, उसका अब कोई यूज नहीं है, अब वो तो बेकार हो गया, उसका स्क्रैप वैल्यू ही मिलेगा हमें ज्यादा से ज्यादा, या फिर कुछ भी नहीं मिल सकता, लेकिन प्रोडक्शन में तो यूज नहीं होगा। तो ऐसा अगर होता है तो फिर से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस, मतलब पूरे प्रोडक्शन का टोटल ओवरहेड हमारा बढ़ जाएगा। तो एब्सोल्यूट अगर हो गया है स्टोर्स में जो भी चीज है, या फिर किसी तरह का हमें पेनल्टीज देना पड़ा बाय चांस, किसी लीगल रीजन से, मान लो कुछ टैक्स वैक्स हम लोगों ने सही टाइम पे नहीं भरा, या फिर कोई भी रीजन है, किसी भी रीजन से कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो पेनल्टीज वगैरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को भरना पड़े उस वजह से अगर खर्चा बढ़ रहा है तो ये अब नॉर्मल रीजन हो गया। और एक लिख सकते हैं मेजर प्लानिंग डिफेक्ट।
एटसेट्रा। ठीक है। मेजर प्लानिंग डिफेक्ट, मेजर प्लानिंग डिफेक्ट मतलब हम लोगों ने जो प्लानिंग, हमारा प्लानिंग एरर हो सकता है। देखो हम लोग, तुम लोग भी प्लान करके चलते हो, ऐसे पढ़ेंगे ऐसे करके ऐसे, लेकिन हमेशा पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन हमारा मतलब सोच क्या होता है कि मैक्सिमम परसेंट हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन अगर प्लानिंग में दो तरह का एरर हो सकता है, एक जेन्युइन एरर हो सकता है कि ऐसा किसी से भी हो सकता है। मान लो सोचा था कि आज 5 क्वेश्चन कर लेंगे, 2 घंटा लगेगा, लेकिन बाई चांस तुम लोग को पता भी था क्वेश्चन कर भी सकते थे, लेकिन बाई चांस फॉर सम रीजन तुम लोगों से क्या हुआ, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गया, गलती करते गए और उस वजह से बार बार उसको काटना पड़ा क्वेश्चंस को, इस वजह से टाइम ज्यादा लग गया। तो ये होता है जेन्युइन एरर। ठीक है, मतलब वो कैलकुलेशन गलत हो गया और गलती होता गया, टाइम ज्यादा लग गया। एक होता है मतलब मेजर प्लानिंग एरर, मतलब पढ़ा ही नहीं, बैठे हो पढ़े नहीं हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चले गए, तो उसमें क्या होगा, नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये होता है पूरा मेजर प्लानिंग एरर, प्लानिंग ही कुछ नहीं किए और एग्जाम दोगे तो फिर कैसे दोगे। ठीक है, अब देते देते कुछ एरर हो गया, उसकी वजह से टाइम ज्यादा लग गया, जैसे यहाँ पर खर्चा ज्यादा, वहां पर हम टाइम का बोल रहे हैं, तो वो होता है जेन्युइन प्लानिंग एरर। तो बिजनेस में भी जेन्युइन प्लानिंग एरर अगर होता है तो वो नॉर्मल रीजन है, लेकिन मेजर प्लानिंग एरर होता है तो वो एबनॉर्मल रीजन कहलाता है। ठीक है, अब ये तो मैंने नॉर्मल और एबनॉर्मल रीजन बता दिया। मतलब अगर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसका हमें पहले रीजन ढूंढना पड़ेगा कि क्यों हुआ, नॉर्मल रीजन था कि एबनॉर्मल रीजन था। ठीक है, अगर नॉर्मल रीजन था, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो, ट्रीटेड एज इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रीटेड एज लॉस एंड डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, देखो, अगर नॉर्मल रीजन से हुआ है तो अंडर एब्जॉर्प्शन, तो हम लोग इसे इंक्रीज इन कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, कॉस्ट बढ़ गया ड्यू टू सम दिस रीजन। ठीक है, लेकिन ये सब एबनॉर्मल रीजन है, तो अगर ऐसा होता है ये लॉस होता है। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल वजह से, देखो, एबनॉर्मल वजह से अगर हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो वो हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। स्ट्राइक पीरियड में मैंने वेजेस दिया, ठीक है, और उसके बदले हम अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ा के कस्टमर से लेंगे, कस्टमर क्यों खरीदेगा, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट कोई और भी बेच रहा होगा, उनसे ले लेगा। ठीक है, मोनोपोली हुआ तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर नॉर्मल रीजन अगर देखें तो नॉर्मल रीजन अगर है तो वो सभी पे एप्लीकेबल होगा। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है तो वो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना बढ़ा होगा, मेरे जैसे प्रोडक्ट जो भी बनाते सभी के लिए बढ़ा होगा, यानी सभी के लिए क्या हो गया है, कॉस्ट बढ़ गया है, तो वो सभी कस्टमर से रिकवर करेंगे। नॉर्मल वजह से प्राइस बढ़ जाना वो सभी रिकवर करता है। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल, जैसे मान लो महंगाई की वजह से दाल चावल का दाम बढ़ गया, अब कोई भी ग्रोसरी शॉप में जाओ सभी उसी दाम में बेचेंगे, 1-2 रुपए का हेर फेर हो सकता है। लेकिन किसी के दुकान में चोरी हो गया और दूसरे दिन उसने 10 रुपए का चीज 20 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया, कोई नहीं खरीदेगा, तो वो एबनॉर्मल रीजन था। तो एबनॉर्मल रीजन को लॉस ट्रीट करना चाहिए, कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल रीजन को हमें क्या ट्रीट करना चाहिए, हम लोगों को कॉस्ट में ऐड करके वो कस्टमर से रिकवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिकवरेबल होगा, क्योंकि ये एक लौता किसी एक इंसान का नहीं हो सकता है, सेम सेक्टर में सभी का होगा। और एबनॉर्मल रीजन सभी का होगा ऐसा जरूरी नहीं, सभी के मतलब सभी के फैक्ट्री में स्ट्राइक लग जाएगा, सभी का मटेरियल ऑब्सोलेट हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, सभी का पेनल्टी हो गया ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको कैसे ट्रीट करना है, हम लोग कॉस्ट को जो बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, क्या यूज करना है, तो यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, क्या करना है, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट यूज करना है, एंड एपोर्शन टू प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब हम लोग एक सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट का यूज करेंगे, हम सिखाएंगे कैसे करके हमें सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर रेट को हमें यूज करना है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, और खर्चे को हमें फिनिश गुड्स में अपोर्शन कर देना है। ठीक है,
खर्चे को हमें फिनिश गुड्स में अपोर्शन कर देना है। अच्छा, अब ये कैसे होगा? अब इसके नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर तो पेज खत्म हो गया, हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। इसके नीचे तुम लोग को ऐसे करके लिखना है अब जो लिखाएंगे। तो ये देखो, एक हो जाएगा यूनिट सोल्ड। एपोर्शन कहाँ कहाँ करना है? ये देखो, सप्लीमेंट्री रेट तो कैलकुलेट करेंगे और एपोर्शन करना है कहाँ कहाँ। एपोर्शन टू द प्रोडक्शन, यूनिट सोल्ड जो हो गया उस पे कर सकते हैं, या फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और नेक्स्ट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये लिखो, एक क्वेश्चन से समझा देंगे कि कैसे करके होगा, ये क्यों बताया मैंने। अब ये क्या हो जाएगा? डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हो जाएगा डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। देखो, यहाँ पर हम लोग अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो अगर नॉर्मल रीजन से हुआ है तो हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट में उसे ऐड करेंगे। अब वो प्रोडक्ट कैसे हालत में हो सकता है? जब हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया, हो सकता है वो हमारा यूनिट जो है वो बिक गया, हो सकता है वो यूनिट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है फिनिश गुड्स के हिसाब से, हो सकता है वो यूनिट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है बट वो फिनिश गुड्स नहीं बना है, अभी तक सेमी फिनिश्ड है, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो अगर सोल्ड हो गया है तो उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट करेंगे, अगर फिनिश गुड्स में है तो उसे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और अगर WIP में है तो हम लोग उसे WIP कंट्रोल अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब ये प्रैक्टिकल करोगे तो समझ जाओगे कैसे करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एक नोट लिखना पड़ेगा, एक नोट लिखो। व्हेन अंडर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल एंड इमेटेरियल, बहुत ही कम, बहुत ही कम अमाउंट का हमारा लॉस हुआ है या फिर इमेटेरियल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या होगा? इट इज फुल्ली डेबिटेड और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग PL, ठीक है। अगर बहुत ही कम अमाउंट का लॉस हुआ है तो उतना दिमाग मत लगाओ सप्लीमेंट्री रेट वगैरह कैलकुलेट करने का। अगर बहुत ही कम अमाउंट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है तो वो डायरेक्टली उसे PL में चार्ज कर सकते हैं। कॉस्टिंग PL मतलब कॉस्ट वाले जो PL बनाते हैं, ठीक है, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट का जो PL बनता है वो कॉस्टिंग PL होता है। और सिर्फ हम लोग जो एक होता है हम लोग का नॉर्मल PL, ठीक है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल PL जो बनता है, ठीक है। तो कॉस्टिंग PL में हम लोग इसे चार्ज कर सकते हैं irrespective of whether due to normal और abnormal reason। तो अगर रीजन नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, अगर क्वांटिटी जो है मतलब लॉस का वो बहुत ही कम है तो डायरेक्ट PL में उसे राइट ऑफ कर दो बेसिकली, यानी चार्ज कर दो, चाहे रीजन नॉर्मल हुआ था अंडर एब्जॉर्प्शन का या एबनॉर्मल हुआ हो। अगर हमें लगता है कि ये हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं इतना लॉस, ठीक है, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लगता है बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, बहुत ही इमेटेरियल वैल्यू है, तो छोड़ो, देखने का जरूरत नहीं है नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, डायरेक्टली PL में इसे राइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमें लिखना था। दूसरा, सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखो सप्लीमेंट्री, यहाँ पर स्टार लगा देते हैं। सप्लीमेंट्री रेट इक्वल टू सप्लीमेंट्री रेट ऑफ ओवरहेड इक्वल टू, सप्लीमेंट्री कब होता है? जब अंडर एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसीलिए लिखेंगे जितना अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन
जितना अमाउंट का हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का जितना अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे और उस खर्चे को हम लोग रेट में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये तो टोटल हो गया, टोटल अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। अब रेट का बात हो रहा है, रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब होता है रुपीज, रुपीज जो भी हो पर आवर हो सकता है, मतलब आवरली रेट, पर यूनिट हो सकता है यूनिट रेट। तो रेट का मतलब होता है कुछ एक पर्टिकुलर बेसिस पे। तो डिवाइड क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। हम लोग जो यूनिट प्रोड्यूस किए, जितना क्वांटिटी या फिर जितना यूनिट प्रोड्यूस किए, और उस वजह से हमारा जितना भी अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ वो हम लोग चेक करेंगे कि कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हुए कितना अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, और डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा रेट क्या हो रहा है, कितना करके हम लोगों का जो है अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है पर यूनिट। अब ये यूनिट कैसा हो सकता है, इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब प्रोडक्शन यूनिट कैसे कैसे कंडीशन में रह सकते हैं। जो यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है वो यूनिट बिक सकता है, यूनिट सोल्ड, ठीक है। वो क्लोजिंग स्टॉक में रह सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या फिर वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी हो सकता है, जो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख के दिखाया था। देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी हो सकता है, मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स। और ये होगा तो इसको कहाँ ट्रीट करना है, इसको ट्रीट करना है हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है, इसका। और ये हो जाएगा तो इसको कहाँ ट्रीट करना है, इसको हमें ट्रीट करना है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, है ना, फिनिश गुड्स कंट्रोल में। और इसको हमें ट्रीट करना है WIP कंट्रोल में। और ये कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, ये डिटेल्स में तुम लोगों को इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में पता चल जाएगा, लेकिन इतना समझो कंट्रोल अकाउंट का मतलब फिनिश गुड्स का डेटा जहां पर हमें मिल जाएगा, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो तुम लोग समझोगे कि कैसे करके हमें इस तरह का क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर ये वाले PDF में क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो यहाँ पर क्या दिया है, ओवरहेड इनकर्ड और ओवरहेड रिकवर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया है, फिनिश गुड्स दे दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस, बट यूनिट में नहीं देके, जैसे मैंने तो लिखवाया इक्विवेलेंट यूनिट, यूनिट के जगह यहाँ पर दे दिया है हम लोगों को रुपीज में, ठीक है। कोई बात नहीं, रुपीज में दिया है, हम लोग को कुछ बोला नहीं है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करके देना है इनका जो मतलब किस तरह से सप्लीमेंट्री रेट। देखो पहला बात है कि हम लोग पहले ये दोनों इंफॉर्मेशन से ये देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है हम लोगों ने या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन क्या है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ कि अंडर एब्जॉर्प्शन। हम लोगों ने ओवरहेड इनकर्ड किया है 1,50,000, ठीक है, और ओवरहेड रिकवर्ड किया है 1,00,000, तो फिर अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है, अंडर अंडर एब्जॉर्प्शन है। कितना अंडर एब्जॉर्प्शन है बताओ, 50,000 50,000। तो पहले ये लिखते हैं, देखो पहले ये लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन, तो अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने खर्चा जो है वो इनकट किया है 1,50,000, मतलब इनकट करना चाहिए था, जबकि रिकवर्ड है 1,00,000, मतलब 1,00,000 हम लोगों ने चार्ज किया जबकि करना चाहिए था 1,50,000। तो 50,000 हो गया हम लोग का अंडर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर चलते हैं, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसका दो रीजन होता है, नॉर्मल या एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल रीजन है तो वो लॉस में ट्रीट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। लेकिन क्वेश्चन में हमें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स WIP दे दिया है डेटा, तो हम लोग इस पे चार्ज कर सकते हैं। अगर इस पे चार्ज कर सकते हैं तो कौन से रीजन से हुआ होगा, हम लोग क्या एजम्पशन ले, क्योंकि नॉर्मल रीजन के अंडर ही तो मैंने तुम लोग को ये वाला लिखने बोला है। तो अगर हमें इक्विवेलेंट यूनिट भले ही ना दिया हो, इक्विवेलेंट यूनिट का अमाउंट दे दिया है, इक्विवेलेंट यूनिट नहीं दिया है कि कितना यूनिट जो है सेल हुआ है, लेकिन टोटल सेल का वैल्यू दे दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो यूनिट बिका है उसका कॉस्ट रुपीज में दे दिया है, यूनिट के जगह रुपीज में, फिनिश गुड्स का यूनिट के जगह रुपीज में दे दिया है, WIP का यूनिट्स के जगह रुपीज में दे दिया है। तो ये रिलेट कौन से लॉस को कर रहा है, नॉर्मल लॉस को कर रहा है कि एबनॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। तो अगर नॉर्मल रीजन है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट को बढ़ाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री रेट। तो पहले हम लोग सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद बताते कैसे होगा। तो सप्लीमेंट्री रेट,
सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट, ये कैसे कैलकुलेट होगा, जितना अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, यानी कि ₹50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट। और इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब क्या क्या हो सकता है, यूनिट सोल्ड हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, WIP। अब यूनिट नहीं है तो रुपीज है, रुपीज में कैलकुलेट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ₹10 लाख प्लस कितना कितना है, ₹10 लाख, ₹8 लाख, ₹7 लाख, ₹8 लाख और ₹7 लाख। तो डिवाइड करो कितना होता है, यूनिट नहीं दिया है, रुपीज में करेंगे। 50,000, 10, 8 और 7, 8 और 7 हो गया 15, 15 और 10 हो गया 25 लाख। तो 25 लाख कितना हो जाएगा फिर, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट कितना हो जाएगा, 50 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख। 0.02। अच्छा 0.02, ये हो गया ओवरहेड का सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हमें करना क्या है, देखो ये तो मैंने बताया, ये जो यूनिट बिक गया है उसके कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट करना है। क्यों, क्योंकि जो बिक गया है उसका क्या हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट बढ़ाना है। तो जो बिक गया है उसका कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट। जो यूनिट बिक गया है उसका कॉस्ट अगर पता करेंगे, एक यूनिट जो मेरा 12 रुपए में बिका था उस पे मैंने 2 रुपए प्रॉफिट कमाए, तो उसका प्राइस 10 रुपया हो गया। अगर इस कॉस्ट को मुझे बढ़ाना है तो मुझे 10 रुपए को बढ़ाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्टिंग में, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो सेल कर दिया उसका कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यूनिट सेल का वैल्यू है, अगर नहीं होता तो नहीं कर सकते। तो 10 लाख पे करना है, 10 लाख ये रुपीज में है, 10 लाख यहाँ पर हो गया। और ये देखो ये रुपीज रुपीज कट के ये सिर्फ 0.02 आया है, 10 लाख इंटू 0.02 कितना हो जाएगा, रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख इंटू 0.02 कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट कहां पर डेबिट होगा, डेबिटेड टू। अब देखो नेक्स्ट कहां पर डेबिट होगा, यहां से देख के बताओ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था क्या हमारा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हाँ फिनिश गुड्स था। तो फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। और फिनिश गुड्स कंट्रोल कितने का था, 8 लाख का, इंटू 0.02 तो कितना हो जाएगा, 16,000। डेबिटेड टू फिर WIP कंट्रोल 7 लाख था नेक्स्ट वाला, इंटू 0.02 14,000, ठीक है। तो इतना इतना करके खर्चा हमें ऐड कर देना है पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, तब जाके हमारा ये जो है कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या बोला है। In a manufacturing unit, overhead was recovered at a predetermined rate. Predetermined मतलब estimated basis पे overhead recover किया जाता था, जो कि था 25 पर मैन डे। पर मैन डे मतलब एक पर्सन, ठीक है, एक मैन एक दिन अगर काम करता है तो उसे 25 रुपए देने पड़ते, इसे बोला जाता है 25 पर मैन डे। मतलब मैन इंटू डे, एक पर्सन एक दिन में अगर एक दिन काम करता है तो उसे 25 रुपए दिया जाता है। The total factory overhead incurred and the man days actually worked were 41,000, ये है 41 लाख 50,000 एंड 1 लाख 50। अच्छा ओवरहेड इनकर्ड ये वाला है, ठीक है।
तो फैक्ट्री ओवरहेड इनकट किया गया था 41,50,000 मतलब एक्चुअली, और मैन डेज कितना एक्चुअली काम हुआ है 1,50,000 मैन डेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, आउट ऑफ 40,000 यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड 30,000 यूनिट वेयर सोल्ड, तो 40,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ था, उसमें से 30,000 सेल हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, क्लोजिंग स्टॉक में है 10,000, और सेल कितना हुआ, सेल हो गया 30,000, ये हो गया सोल्ड यूनिट, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया, है ना, क्योंकि फिनिश गुड्स ही बिक सकता है जो टोटल प्रोड्यूस्ड है, मतलब टोटली फिनिश्ड है। तो 40,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ था और इसमें से 30,000 बिका और बाकी रह गया, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा। देयर वेयर ऑल्सो 30,000 अनकम्प्लीटेड यूनिट, मतलब WIP, which may be reckoned at 66.67% completed, और ये कितना परसेंट completed हो सकता है, ये बोल रहा है कि इतना complete होना बाकी है, 66.67% जो है complete होना बाकी है। And analyzing the reason, ये reason हम लोगों ने देखा कि it was found that 40% of the unabsorbed overhead, मतलब जो overhead हम लोगों ने absorb नहीं किया, तो वो है 40%, उसका 40% were due to defective planning, क्योंकि प्लानिंग गलत हुआ, इस वजह से जो खर्चा हम लोगों ने कम एब्जॉर्ब करवाया वो 40% क्यों हुआ था, क्योंकि डिफेक्टिव प्लानिंग था। एंड द रेस्ट वेयर एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज ओवरहेड कॉस्ट, और बाकी जो है ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से हुआ है, ठीक है। तो दो रीजन है, एक है डिफेक्टिव प्लानिंग और दूसरा है ओवरहेड का खर्चा बढ़ जाने की वजह से खर्चा बढ़ गया है। हाउ वुड अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट, कैसे हमें इसे कॉस्ट अकाउंट में ट्रीट करना है। पहला बात तो ये हो गया, ये अंडर एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट करने बोला है तो एबनॉर्मल लॉस होगा तो लॉस ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीज हुआ है ओवरहेड कॉस्ट के वजह से, ठीक है। और ये डिफेक्टिव प्लानिंग मेजर या फिर हमारा माइनर, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन अगर हमें बोल रहा है कि ओवरहेड कॉस्ट के वजह से हुआ है तो ये तो नॉर्मल पोर्शन है। ओवरहेड कॉस्ट अगर अचानक से बढ़ जाता है तो फिर हमारा खर्चा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि हम लोगों का अंडर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट कितना है, फिर उसके बाद चेक करेंगे नॉर्मल क्या है एबनॉर्मल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर देखो ओवरहेड इनकट, कितना इनकट किया गया है, इनकट का मतलब हमेशा होता है क्या, एक्चुअली हम लोगों ने कितना अप्लाई किया। ओवरहेड इनकट हुआ है हम लोगों का 41,50,000, ठीक है। मतलब एक्चुअली कितना अप्लाई किया नहीं, अप्लाई होना चाहिए था, ठीक है। और हम लोगों ने प्री डिटरमाइंड बेसिस पे किया है, तो हम लोग 25 पर मैन डे बेसिस पे किए हैं। तो एक 1 मैन डे इक्वल टू 1 मैन डे, मतलब एक एक पर्सन एक दिन काम करता है तो 25 रुपए का खर्चा होता है। तो अगर मैन डेज टोटल 1,50,000 हो रहा है तो कितना खर्चा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ओवरहेड का खर्चा पर मैन डे बेसिस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे पर आवर होता है, पर यूनिट होता है, उसी तरह से पर मैन डे। तो अगर 1 मैन डे का खर्चा 25 है तो 1,50,000 मैन डे का खर्चा कितना होगा, वही हमारा ओवरहेड होगा प्री डिटरमाइंड बेसिस पे 37,50,000. 37,50,000। तो ये प्री डिटरमाइंड बेसिस पे हम लोगों ने कर लिया 37,50,000, जबकि ये होना चाहिए था इतना। तो यहाँ पर लिखते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब करवा दिया है प्री डिटरमाइंड बेसिस पे 1,50,000 मैन डे इंटू 25 मैन डे, तो ये रुपीज में आएगा क्योंकि ये रुपीज है, ये मैन डे है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 37,50,000, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना अंडर एब्जॉर्प्शन है, कितना हो रहा है 4 लाख, ठीक है। 4 लाख रुपीज का क्या हो गया है, अंडर एब्जॉर्प्शन है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि नॉर्मल रीजन है कि एबनॉर्मल रीजन है। अब कैसे पता चलेगा, देखो क्वेश्चन में हमें इनकम्प्लीट यूनिट दिया है, सेल यूनिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, भले ही डायरेक्टली नहीं बताया बट दिया हुआ है, इसका मतलब ये नॉर्मल रीजन ही इन्होंने ट्रीट करने बोला होगा, तभी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री रेट, क्योंकि जब ये डिटेल्स हमें दिया हुआ है तो ये इस जगह पे आ रहा है, यानी क्वेश्चन हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये नॉर्मल रीजन ही है। वैसे भी देखो ओवरहेड का खर्चा अगर बढ़ गया है तो ये तो किसी के हाथ में नहीं है, इन्फ्लेशन महंगाई के वजह से, तो फिर ये तो नॉर्मल रीजन हुआ, ये सभी का बढ़ेगा, हम लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पहले कैलकुलेट करेंगे सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट में हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग का ओवरहेड ज्यादा हो गया, 4 लाख,
ठीक है। 4 लाख हम लोगों का ज्यादा खर्चा हुआ था बट हम लोगों ने चार्ज नहीं किया। डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट में हमें यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है, नहीं यूनिट दिया है इस बार क्वेश्चन में। 40,000 जो है प्रोड्यूस्ड हुआ है, 30,000 सेल है, तो क्लोजिंग स्टॉक में है 10,000। हमें क्या क्या यूनिट लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है सेल यूनिट जो कि है 30,000 यूनिट सोल्ड, हमें लिखना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि हो जाएगा 10,000। इस लाइन को पढ़ के पता चल रहा है कि 40,000 में से 30,000 बिक गया तो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और इसमें से कितना WIP अनकम्प्लीटेड मतलब जो WIP है, WIP में होगा 30,000 का 66.67%, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते कितना होगा, ये है रुपीस और ये यूनिट में हो जाएगा 30 एंड 10, ये हो गया 40 लाख। और इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, ये देखो 30,000 इंटू करोगे 66.666, जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक तुम लोग को 6 लिखते जाना है ताकि एक राउंड में आंसर आए, ठीक है। अब मेरा यहाँ तक कैलकुलेटर ले रहा है, तुम लोग का इससे कम ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 20,000 अगर 66.67 करोगे तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन ऐसे करोगे तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, यानी 20,000 हो गया। तो 30,000 यूनिट प्लस 10,000 यूनिट प्लस 20,000 यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट, 60,000 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डिवाइड करने से, रुपीस पर यूनिट, ठीक है। 6.67 6.67 रुपीज, 6.67 पर यूनिट, ये हो गया हम लोग का सप्लीमेंट्री रेट। अब हम लोग इसे यूज करेंगे, डेबिट करना है, डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करेंगे कितने से, जितना यूनिट हम लोगों ने सेल कर दिया 30,000 यूनिट इंटू 6.67, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल अकाउंट लिखना चाहिए या फिनिश गुड्स कंट्रोल लिखने से भी होगा, एक ही बात है। फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिनिश गुड्स कितना है 10,000 इंटू 6.67, ठीक है, ये रुपीज में है, रुपीज पर यूनिट ये यूनिट में है। और नेक्स्ट हम लोग डेबिट टू WIP कंट्रोल 20,000 इंटू 6.67, ठीक है। अब यहाँ पर कितना कितना रुपीज आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग 30,000 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 30,000 इंटू 6.666, जब तक कैलकुलेटर लेगा लिखते जाओ तो तुम लोग को राउंड में आंसर आ जाएगा। ये देखो 2 लाख आ गया है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख। अच्छा, फिर 10,000 इंटू 6.666, ये हो जाएगा 66,666, 66,667 कर देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, और एंड में हो जाएगा 20,000 इंटू 6.666, 1,33,333, तो 1,33,333, ये हो जाएगा। इतना इतना कॉस्ट हम लोगों का इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये था इलास्ट्रेशन 20, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा सेम क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा यहाँ पर इलास्ट्रेशन 8 में, हम दिखाते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 8 में हम ये बता देते हैं, तुम लोग इसको होमवर्क कर सकते हो। अच्छा, 7 के बाद यहाँ पर 8 नहीं है, चलो इस PDF में मैंने 8 नहीं दिया है, हम शेयर कर देंगे, ठीक है। अभी करवा भी नहीं सकते, यहाँ लिया भी नहीं है। ये देखो इलास्ट्रेशन 8 तुम लोग को इसी कंसेप्ट में मिलेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा और भी डिटेल्स कुछ दे रखा है, मतलब 1-2 पॉइंट एडिशनल है, पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो ये होमवर्क ले सकते हो, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम बता देंगे और कुछ होमवर्क देते हैं। देखो और 1-2 क्वेश्चन हमारा होमवर्क में जा सकता है, जैसे तुम लोग मशीन आवर रेट कैलकुलेट किए थे, उसका इलास्ट्रेशन 6 और 7, इलास्ट्रेशन 6 इलास्ट्रेशन 7 एक बार देख लेते हैं। यही वाला, ये देखो 6 इसमें मशीन आवर वाला कैलकुलेशन है, इलास्ट्रेशन 7 इसमें भी मशीन का कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चंस काफी बड़ा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी जाके सॉल्व होगा। तो ये 3 हम होमवर्क देते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।